नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 41 खजाने की अटकलें। पूर्ण विराम। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। क्या वह मास्टर मोयांग है जो आप सभी उस अविश्वसनीय के बारे में बात करते हैं? झांग हुआन संदेह से पूछता है। इतने सारे लोगों के आंदोलन को भड़काने में सक्षम होने के लिए जिससे वे उन्माद में चले गए, यह मास्टर मोयांग कौन है? उसके पास किस तरह की जादुई क्षमताएं हैं? हाँ, वह बेहद अविश्वसनीय है। विक्रेता के स्वर से श्रद्धा सुनी जा सकती है। वह एक विशेषज्ञ मूल्यांकक है। मूल्यांकक। झांग हुआन ने अपना सिर हिलाया। मूल्यांकक और पेटू दोनों ही विशेष व्यवसाय हैं। हालांकि पूर्व एक मध्य नौपथ व्यवसाय है। ये व्यवसाय एपोथेक्री, लोहार और फॉर्मेशन मास्टर्स के रूप में शानदार नहीं हो सकता है, लेकिन यह असंख्य लोगों को उन्माद में भेजने में सक्षम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे केवल उसे देखकर ही यह बताने में सक्षम होते हैं कि कोई वस्तु खजाना है या नहीं। खजाने की अटकलें के क्षेत्र में उनके पास सुनहरी उंगलियां हैं जो उन्हें जुए के देवता के समान अस्तित्व बनाती हैं। बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के क्षण श्रद्धापूर्वक उनके पीछे चल देंगे। खजाने की अटकलें पृथ्वी की चट्टान की अटकलों के समान एक व्यावसायिक गतिविधि है। कुछ प्राचीन खजाने हैं जिनकी मूल चमक चट्टान और जीवों के आड़ के नीचे दबी हुई है। बस बाहरी उपस्थिति से सबसे अधिक कोई यह पहचान सकता है कि कलाकृति क्या है। खजाने के स्तर और उसके विनिर्देशों को बताना असंभव है। रॉक अटकलें। इसके बारे में जानकारी नीचे छोड़ दी गई है। इसका असली रूप तभी सामने आएगा जब कलाकृतियों के बाहरी हिस्से को साफ किया जाएगा। ऐसे कई खजाने के डीलर हैं जो इन खजानों को साफ नहीं करने और इसके बजाय उन्हें इस तरह के रूप में बेचने का विकल्प चुनते हैं। ये रॉक जुए की अवधारणा के समान है, जिसके बाद खरीदार अपनी विवेक क्षमता और अंतर्ज्ञान के आधार पर कलाकृतियों को खरीदेगा और बाद में इसके बाहरी हिस्से को साफ करेगा। यदि वे भाग्यशाली हैं तो यह एक सर्वोच्च खजाना बन सकता है जो उन्हें एक पल में करोड़पति बना देगा। दूसरी ओर, किसी बेकार वस्तु पर बहुत अधिक निवेश करने के बाद उनके लिए दिवालिया होना भी संभव है। एक तरफ स्वर्ग और दूसरी तरफ नरक। ये खेल की बहुत अप्रत्याशितता के कारण है कि बहुत से लोग इसके प्रति आसक्त हैं, कभी कभी इसके दीवाने भी हो जाते हैं। मूल्यांकन ये पता लगाने में सक्षम है कि खजाना असली है या नहीं। जो लोग अधिक सक्षम हैं वे किसी कलाकृति को साफ करने से पहले उस पर निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार भले ही व्यवसाय केवल मध्य नौपथों का है, लेकिन इसके आकर्षण ने कई लोगों को ऐसी सड़क पर चलने के लिए आकर्षित किया है। आखिरकार यह मिडास का स्पर्श है। जब तक वे सोचते हैं कि यह एक खजाना है, लोग इसे खरीदेंगे चाहे वे कितने भी महंगे क्यों न हो। यह मास्टर मोयांग 7 दिन पहले यहाँ आया था। यह अफवाह है कि वह किसी अन्य राज्य का एक अविश्वसनीय मूल्यांकक है। हालांकि उस समय किसी ने भी उसे कोई नोटिस नहीं दिया। विक्रेता मास्टर मोयांग का उत्साह से परिचय देता है। पहले दिन जब कोई शराब की बोतल जैसी वस्तु खरीदना चाहता था जिसकी कीमत लगभग 100 सोने का सिक्का है, तो मास्टर मोयांग ने उसे अन्यथा मनाने की कोशिश की। हालांकि उस व्यक्ति ने सुनने से इनकार कर दिया और अंत में इसे साफ करने के बाद ये साबित हो जाता है कि वस्तु के साथ एक समस्या है और यह एक भी सोने के सिक्के के लायक नहीं है। दूसरे दिन मास्टर मोयांग ने एक लड़ाकू को खजाना खरीदने के लिए 200 सोने के सिक्के खर्च करने के लिए राजी किया। उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने इसे नहीं खरीदा। इस प्रकार मास्टर मोयांग ने इसे स्वयं खरीदा और इसे साफ करने के बाद यह एक नश्वर शिखर हथियार निकला। ये कुछ ऐसा है जिसे कई हजार सोने के सिक्कों से भी नहीं खरीदा जा सकता है। उसने एक पल में कई दर्जन गुना लाभ कमाया। इसने फाइटर को इतने अफसोस से भर दिया कि आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में भी आ गया। तीसरे दिन तक वह पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था। ऐसे कई लोग हैं जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए। हालांकि केवल एक भाग्यशाली लड़के को ही यह अवसर दिया गया था। उसने उसे एक छोटी जेड बोतल खरीदने की सलाह दी जिसकी कीमत 500 सोने के सिक्के हैं। उस समय कई लोगों ने सोचा कि उसने गलती की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेड फूलदान कितना अविश्वसनीय है, ये संभवतः इतनी राशि के लायक नहीं हो सकता है। कौन जानता था कि जैसे ही इसे खोला गया अंदर 6 गोलियां मिलीं। किसी ने मौके पर ही 10,000 सोने के सिक्कों के लिए उस फूलदान को खरीदने की पेशकश की। विक्रेता की आंखें चमक उठती हैं, यानी 20 गुना का लाभ। ये बहुत अविश्वसनीय है। अगले कुछ दिनों में वह हर दिन बाजार में आता था और वह प्रत्येक दिन केवल एक व्यक्ति को सलाह देता था। फिर भी वह जिस व्यक्ति को चुनता है वह निश्चित रूप से इसे समृद्ध बनाता है। इस पर कई लोग बौखला गए। इस प्रकार उन्होंने दिन रात यहाँ डेरा डालना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह उनका पक्ष जीतेंगे ताकि वह उन्हें अपना सूचक प्रदान कर सके। अब जब वह फिर से यहाँ है तो उन लोगों के लिए इतना उत्तेजित होना असामान्य नहीं है। अद्भुत। मास्टर मोयांग की कहानी सुनकर झांग हुआन की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वह स्वीकृति में अपना सिर हिलाता है। काय और गाद की एक परत के नीचे एक खजाने के वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन करने में सक्षम होने के लिए विवेक के लिए उसकी आंख असाधारण होनी चाहिए। ये सही है। मेरे पास स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी ऐसा करने में सक्षम हूँ? झांग हुआन की आंखें चमक उठती हैं। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय किसी को चीजों की वास्तविक प्रकृति के माध्यम से देखने की अनुमति देता है, केवल इसके संपर्क में आकर। अन्य लोगों को खजाने की अटकलों में कुछ भाग्य की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उसे ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इसे अमीर बनाने का एक आसान तरीका है। ऐसे विचारों पर झांग हुआन अपने उत्तेजित हृदय को शांत करने में असमर्थ है।
चट्टान की अटकलों में चट्टान खरीदने से पहले दूसरों को चट्टान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि जैद से बाहर आएगा या नहीं। हालांकि झांग हुआन अलग है। बस अपने हाथों से कलाकृतियों को छूने से उसके दिमाग में स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय स्वचालित रूप से उसके लिए एक उत्तर उत्पन्न करेगा। उत्तर जानने के बाद कलाकृतियों को खरीदना उसके लिए इस व्यापार से लाभ कमाना एक साधारण बात होगी। ये सिर्फ उसके वेतन के लिए होता है और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है कि वह इसे एक राशि कमाने की कोशिश करे। विक्रेता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए झांग हुआन जल्द ही उस हॉल में पहुंचे जहां खजाने की अटकलें लगाई जाती हैं। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, यहाँ का दृश्य चट्टान की अटकलों से बहुत अलग नहीं है। सभी प्रकार के खजाने को एक ऊंचे मंच पर रखा जाता है और उनमें से हर एक को काय, गाद, जंग और चट्टान की एक परत से मोटे तौर पर कवर किया जाता है। कलाकृतियों के आकार को बनाना पहले से ही एक मुश्किल काम है, कहने की जरूरत नहीं है। इसके मूल्य का मूल्यांकन करें। मुझे पहले इसे आजमाने दो। ये सच है कि झांग हुआन केवल दृष्टि से ही उनके बीच अंतर करने में असमर्थ है। हालांकि झांग हुआन को संदेह है कि स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय कलाकृतियों की वास्तविक प्रकृति को देखने में सक्षम है, लेकिन वह इसका पता लगाने में असमर्थ है। इस प्रकार अपने सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए वह लापरवाही से एक कलाकृति को छूता है जो मानव के सिर के आकार के बारे में है। विंग, उसका दिमाग हिलता है और पुस्तकालय में एक किताब दिखाई देती है। सजावटी फूलदान, दक्षिणी भट्टे के एक मोह शिल्पकार द्वारा जाली। कमियां, इस पर दरारें हैं और किसी भी समय टूट सकती हैं। कलाकृतियों का विवरण एक पुस्तक में संकलित किया गया है। बड़े पैमाने पर होने के बावजूद यह एक कचरा निकला। झांग हुआन भावशून्य रूप से टिप्पणी करता है क्योंकि उसकी आंखें उत्तेजना में चमक रही हैं। जैसा उसने सोचा था, जब तक वह इसके साथ शारीरिक संपर्क में आता है तब तक वह कलाकृतियों पर एक विस्तृत परिचय प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस प्रकार उसे डरने की जरूरत नहीं है कि ये खजाने कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। वह निश्चित रूप से उन्हें सटीक रूप से पहचानने में सक्षम होगा। वह लापरवाही से अपने सामने की कुछ बड़ी कलाकृतियों को छूता है और महसूस करता है कि उनमें से कोई भी बहुत मूल्यवान नहीं है। वह पक्षों में एक दर्जन कलाकृतियों के साथ जारी रखता है, लेकिन वे वास्तव में मूल्यवान भी नहीं हैं। झांग हुआन मदद नहीं कर सकता लेकिन अपना सिर हिला सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन कलाकृतियों के विक्रेता इससे लाभ कमाने में सक्षम है और मूल्यांककों को इतनी अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है, उनके बीच एक सच्चे खजाने के प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। मास्टर, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। मैं आपकी सलाह के लिए आपको भुगतान करने को तैयार हूँ। मास्टर, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। अल्पविराम। जैसे ही वह बेतरतीब ढंग से खजाने को लापरवाही से छू रहा होता है, हॉल के बाहर भेदी चीखें गूंजती हैं क्योंकि मांग के बाद मास्टर मो यांग चलता है। उसके पीछे पीछा करने वालों की आंखें लाल रंग की हैं और वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे पागल हो गए हों। मास्टर, जब तक आप मुझे अपना पॉइंटर देते हैं, ये युवा लड़की आपकी हर एक आज्ञा का पालन करेगी। मास्टर, मैं आपके बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हूँ जब तक आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी महिलाएं भी हैं जो उसके करीब चिपकी हुई हैं, अपने शारीरिक आकर्षण से उसे लुभाने की कोशिश कर रही हैं। झांग हुआन स्तब्ध है। वह बहुत लोकप्रिय है। ऐसा लगता है जैसे मास्टर मो यांग के एक शब्द के साथ अनगिनत लड़कियां आज रात उनकी सेवा करने को तैयार होंगी। मैं आज रात त्यानिक्सुआन रॉयल सिटी छोड़ दूंगा। सभी ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है उसके लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज 5 लोगों का मूल्यांकन करूंगा। आप सभी को इस पर होड़ करने की जरूरत नहीं है। हर किसी के लिए एक मौका है जो मेरे साथ किस्मत में है। खजाने के सट्टा हॉल में पहुंचने पर मास्टर मो यांग रुक जाता है। इस मास्टर मो यांग की बर्फीली सफेद दाढ़ी है जो उसकी उन्नत उम्र को उजागर करती है। फिर भी उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार है, उस पर एक भी क्रीज के बिना, शायद इसलिए कि उसने अपनी त्वचा को लगन से बनाए रखा। उनकी आंखों में श्रेष्ठता की आभा है जिससे व्यक्ति तुलना में अपर्याप्त महसूस करता है। ऐसे में कोई भी उसकी निगाहों से मिलने को तैयार नहीं है। अध्याय 42। कोई अच्छा अभिनय कर रहा है 1। पूर्णविराम। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। आज रात जा रहे हैं। मास्टर, आप कुछ और दिन क्यों नहीं रुकते? तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये सुनकर कि गुरु शहर से प्रस्थान करने वाला है, भीड़ के चेहरों पर चिंता के भाव दिखाई देने लगे। एक मूल्यांकक के लिए त्यानिक्सुआन रॉयल सिटी में दिखाई देना दुर्लभ है और फिर भी वह कुछ दिनों के बाद ही जा रहा है। मुझे अभी भी मामलों में भाग लेना है। मास्टर मो यांग की बाहें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। वह अपने साथ विशेषज्ञों के लिए एक अद्वितीय व्यवहार रखता है और उसका स्वभाव एक बहती नदी की याद दिलाता है जिसे निश्चितता के साथ समझने में असमर्थ है। इसके बारे में कैसे? मैं आज जिन खजानों का मूल्यांकन करूंगा उनकी संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दूंगा। आप सभी यह भी जानते हैं कि मूल्यांकन करना कोई आसान काम नहीं है। ये किसी की ताकत और ऊर्जा को खत्म करता है। 10 पहले से ही मेरी सीमा है। मास्टर, निश्चिंत रहें। जब तक आप मेरे लिए एक कलाकृति चुनने में मेरी मदद करते हैं, मैं आपको मुआवजा देने को तैयार हूँ। भीड़ से एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाता है। हाँ, हम आपको मुआवजा देने को तैयार हैं। जब तक मास्टर मेरे लिए कुछ चुनता है, आइटम की कीमत की परवाह किए बिना, मैं मास्टर को उतनी ही राशि का भुगतान करने को तैयार हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बातों के जवाब में चिल्लाना शुरू कर दिया। मास्टर के युद्ध रिकॉर्ड के आधार पर जिन लोगों को उसके संकेत प्राप्त हुए थे, उनमें से प्रत्येक ने शुरू में निवेश की गई राशि के कई गुना अर्जित किए हैं। जब तक वे एक सच्चा खजाना प्राप्त करने में सक्षम हैं, तब तक मुआवजे में थोड़ा सा पैसा देना तुलना में कुछ भी नहीं है। मास्टर मो यांग अपना हाथ हिलाता है और भीड़ की चर्चाओं को बाधित करता है। मोहे चढ़ाते हुए वह श्रेष्ठता की आभा के साथ घोषणा करता है, मैं मो यांग पैसे के लिए मूल्यांकन नहीं सीखा। मैं आप सभी के लिए मूल्यांकन कर रहा हूँ। इसका कारण धन कमाना नहीं है। अगर मैं वास्तव में पैसा चाहता हूँ तो मुझे आप सभी की मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बस एक कलाकृति का मूल्यांकन करना है और इसे स्वयं बेचना है। क्या मैं इस तरह से एक बड़ा भाग्य नहीं कमाऊंगा? किंग। भीड़ शब्दों के लिए स्तब्ध है। उसके शब्द गलत नहीं हैं। अपनी विवेक की दृष्टि से वह बस उन कलाकृतियों को खरीद सकता था जिन्हें उसने अपने लिए खजाने के रूप में मूल्यांकन किया था और वह आसानी से इसे एक बड़ी राशि कमा सकेगा।
मैंने आप सभी के लिए मूल्यांकन करने का वादा इसलिए किया क्योंकि आपकी गर्मजोशी ने मुझे प्रभावित किया है। पैसा मेरे लिए क्षणभंगुर है, बादलों के समान। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दोस्ती अनमोल है। अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए मास्टर मो यांग एक अलौकिक संत की आभा का अनुभव करता है जिसे नश्वर लोग ही देख सकते हैं। वह आगे कहते हैं, मैंने आप सभी के लिए कलाकृतियों का मूल्यांकन करने का वादा क्यों किया था, इसका कारण हमारे रिश्ते के कारण है, पैसे के लिए नहीं। अगर कोई पैसे के बारे में बात करना जारी रखता है तो मुझे आपके लिए मूल्यांकन करने के लिए कहने की जहमत मत उठाओ। मास्टर, आपके शब्द बुद्धिमान हैं। हम बहुत दीप थे। हम नैतिकता के मामले में मास्टर से मेल खाने की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के सामने घुटने नहीं मानी। आज आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैं स्वीकार करूंगा मास्टर। ... गुरु की बातें सुनकर जो लोग पहले उसे भुगतान करने के बारे में चिल्ला रहे थे उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। देखो वह खुद को कैसे ले जाता है, फिर खुद को देखो। क्या तुलना का कोई आधार भी है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक मास्टर है जबकि हम सिर्फ छोटे फ्राइज हैं। उन्होंने कहा, हालांकि इससे पहले कि मैं आप सभी के लिए मूल्यांकन शुरू करूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक मूल्यांकन केवल एक खजाना प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकता है। मैं आप सभी से वादा नहीं कर सकता कि आप सभी को 100% संभावना के साथ एक खजाना मिलेगा। मास्टर मो यांग जारी है, मास्टर, हम सभी जानते हैं कि खजाने की अटकलें जोखिम लाती हैं। कचरे से खजाने को पहचानने की आपकी क्षमता हमसे कहीं बेहतर है और हम आप पर भरोसा करते हैं। हम मास्टर के फैसले में विश्वास करते हैं। हम नियमों को जानते हैं, कोई भी हर समय खजाने पर अपना हाथ कैसे रख सकता है। हालांकि हम मानते हैं कि मास्टर निश्चित रूप से हमें लाभ में मदद करने में सक्षम होंगे। ... हर कोई एक साथ चिल्लाने लगता है। उन्होंने कहा, चूंकि हर कोई मुझ पर विश्वास करता है तो मैं आगे बढ़ूंगा और खुद को शर्मिंदा करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ कौन सा दोस्त चाहता है कि मैं उसके लिए एक कलाकृति चुनूं? मास्टर मो यांग आसपास का सर्वेक्षण करते हैं। मुझे एक पल में असंख्य लोग अपने हाथ उठाते हैं और उत्साह में इधर उधर कूदते हैं। एक मूल्यांकन की अपील देखने के लिए स्पष्ट है। उनकी हर हरकत लोगों को उन्माद में ले जा सकती है। ठीक है तुम, मास्टर मो यांग बताते हैं, और एक पॉट बेलिद अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर निकलता है, फिर भी इस तथ्य पर विश्वास करने में असमर्थ है कि उसे चुना गया है। क्या ये वास्तव में मैं हूँ? ये तुम हो? मास्टर मो यांग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता है। एक मास्टर की आभा स्पष्ट रूप से उसके कार्यों के माध्यम से निकलती है। धन्यवाद मास्टर। अधेड़ उम्र का आदमी उत्साह में उछल जाता है क्योंकि वह अपने सामने बड़े को एक वांछित निगाह से देखता है। मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे उनमें से कौन सा खरीदना चाहिए? मुझे देखने दो। अपनी आस्तीन को फड़काते हुए वह आगे बढ़ता है। वह शांति से मंच पर रखी कई कलाकृतियों को देखता है। भीड़ उसके कार्यों के साथ चुप हो जाती है, उसका ध्यान भटकाने के डर से जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती है। जल्द ही वह रुक जाता है और अपनी हथेली को कलाकृतियों में से एक पर रखता है। कलाकृतियों के बाहरी हिस्से को धीरे से महसूस करने के बाद वह किसी प्रकार की विशेष तकनीक का उपयोग करता प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर से हिलता है। एक क्षण बाद उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ठीक है, आप इसे खरीद सकते हैं। मैंने अभी अभी अपनी विशेष तकनीक के साथ इस पर एक नज़र डाली है और यह काफ़ी मूल्यवान है। मास्टर मो यांग घूमता है और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सूचित करता है। ये वाला? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठती हैं और वह देखने के लिए आगे बढ़ता है। यह एक विशाल खजाना है जिसे चट्टान की एक मोटी परत से ढक दिया गया है। इस हद तक कि पूरी कलाकृति एक विशाल शिलाखंड की तरह दिखती है। इस तरह के खजाने को साफ करना सबसे कठिन होता है। इसके अलावा इसके विशाल आकार को देखते हुए एक इंसान की ऊंचाई के आसपास होने के कारण इसे सावधानी से पत्थर को हटाने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेंगे। मास्टर मो यांग ने अपना सिर हिलाया। चूंकि यह मास्टर की सिफारिश है इसलिए मैं इसे खरीद लूंगा। अधेड़ उम्र का आदमी अपना सिर हिलाता है और डीलर की ओर देखता है। इसकी कीमत कितनी होती है? 50,000 सोने के सिक्के। खजाने की सट्टा हॉल का डीलर आगे बढ़ता है। 50,000? अधेड़ उम्र का आदमी अचंभित रह जाता है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। उसके पास मौजूद बड़ी संपत्ति के बावजूद यह उस सीमा के बारे में है जिसके साथ वह आ सकता है। यहाँ तक कि शेन बीरू जैसे लोकप्रिय उच्च स्तरीय शिक्षक भी हर महीने केवल 1,000 सोने के सिक्के ही कमाते हैं। उसे 50,000 तक पहुँचने में कई साल लगेंगे। इसे खरीदें, यह मास्टर की सिफारिश है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे ले लूंगा। उसकी झिझक देखकर भीड़ में से कोई चिल्लाता है। वास्तव में मास्टर की सिफारिश संभवतः गलत नहीं हो सकती। इसकी कीमत अभी 50,000 हो सकती है, लेकिन अगर इसे साफ करने के बाद इसकी कीमत 10 लाख है तो आप सोने की खान पर उतर गए होंगे। पिछले कुछ बार मास्टर ने जिन खजाने का मूल्यांकन किया था वे छोटे पैमाने के थे। इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से बाहर जाने का फैसला कर लिया है। आपने वास्तव में इस बार इसे बड़ा मारा। काफी लोग चिल्लाए। ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा। एक पल के लिए झिझकने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी अपना सिर हिलाता है और बिल को पैर देता है। ठीक है। दूसरा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा कलाकृति खरीदने के बाद मास्टर मो यांग भी अपने परिश्रम से उबर गए हैं और एक बार फिर आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करते हैं। मुझे बाकी भीड़ जल्दी से हाथ उठाती है। ऊपर नजर डालते हुए झांग हुआ ने उस विक्रेता को नोटिस किया जिससे उसने भीड़ में अपनी समस्या को हल करने में मदद की थी। उसका हाथ ऊंचा उठाया जाता है और वह इसे एक उत्साही अभिव्यक्ति के साथ लहराता है, मास्टर द्वारा चुने जाने की उसकी तीव्र इच्छा स्पष्ट रूप से देखने के लिए। आप मास्टर मो यांग किसी अन्य व्यक्ति को चुनता है। इस बार यह एक बुजुर्ग है जो असाधारण कपड़े पहने हुए है। सिर्फ एक नज़र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके पास बहुत संपत्ति है। पहली बार की तरह मास्टर खजाने के ढेर के पीछे चला जाता है और जल्द ही उसमें से एक पर अपनी दृष्टि डालता है। 80,000 सोने के सिक्के। ये खजाना पहले से भी महंगा है। हालांकि ये बुजुर्ग भी संकोच नहीं करता है और तुरंत बिल का भुगतान करता है। क्या ये दक्षिणी भट्टे के एक मोर शिल्पकार द्वारा तैयार किया गया सजावटी फूलदान नहीं है? 80,000 सोने के सिक्के।
मास्टर मो यांग द्वारा बड़े के लिए चुने गए खजाने पर एक अच्छी नज़र डालने के बाद झांग हुआन ने अविश्वास से अपनी आंखें झपकाईं। वह अन्य खजानों के मूल्य का पता लगाने में असमर्थ हो सकता है, ये देखते हुए कि उसने अभी तक उन पर एक नज़र नहीं डाली थी, लेकिन उसने पहले ही मास्टर मो यांग द्वारा चुने गए एक में झांक लिया था। ये बड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर केवल एक सजावटी फूलदान निहित है। यह एक भी सोने के सिक्के के लायक नहीं है, और फिर भी 80,000 सोने के सिक्के, क्या वह निशान से बाहर हो सकता है? जैसे ही उसके दिमाग में पहेली भर जाती है, झांग हुआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के धर्मी दिखने वाले चेहरे को घूर सकता है जब उसका दिमाग अचानक हिलता है और पुस्तकालय में एक किताब दिखाई देती है। इस पर मोयांग शब्द लिखा है। क्या वह इस समय युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा है? लाइब्रेरी ऑफ हेवंस पाथ के अद्वितीय गुणों के आधार पर एक पुस्तक केवल तभी संकलित की जा सकती है जब कोई अपनी युद्ध तकनीक का प्रदर्शन करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति वर्तमान समय में एक का उपयोग कर रहा हो? घबराहट से भरकर वह किताब खोलता है। यह इस पर एक नज़र डालने पर झांग हुआन के होंठ फड़कते हैं और उसके चेहरे पर एक विचित्र अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अध्याय 43, कोई कूल बनने का नाटक कर रहा है 2। मास्टर मो यांग की अनेक कमियों और उनके अतीत के कर्मों का विवरण पुस्तक में दर्ज है। मूल रूप से यांग मो के नाम से जाना जाने वाला एक प्रशिक्षु मूल्यांकक, लियूजू साम्राज्य का एक धोखेबाज जिसने मूल्यांकक के रूप में अपना नाम कमाया, धन कमाने और महिलाओं का स्नेह पाने के लिए अपने धोखे के लिए कुख्यात था। लड़ाई की तकनीक, मोहक आवाज, शुरुआती शब्दों के माध्यम से दूसरों के मन को मोहित करें जिससे उन्हें मनाना आसान हो जाए। कमियां, नंबर 1, लियूजू साम्राज्य के राजघराने द्वारा प्रतिबंधित। नंबर 2, झांग जुबान को समझ नहीं आ रहा कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ये सोचकर हैरानी होती है कि विशेषज्ञ जैसी शक्ल सूरत वाला व्यक्ति धोखेबाज निकलेगा। एक पल के लिए तो झांग जुबान को भी लगा कि वह वाकई एक अद्भुत शख्सियत है। ऐसा लगता है कि भीड़ में उसके कई आदमी हैं। कलाकृतियां बेचने वाला व्यापारी भी उसका साथी ही होगा। उन्होंने मिलकर खजाने का मूल्यांकन करके उसकी प्रसिद्धि बढ़ाई ताकि वे लोगों को बेकार की चीजें ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए मना सकें और इस तरह मुनाफा कमा सकें। यदि कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो कोई न कोई ऐसा भी होगा जो धोखा खाएगा। ये जानते हुए भी कि दूसरा पक्ष एक धोखेबाज है, झांग जुबान का उसे बेनकाब करने का कोई इरादा नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। स्वर्गपथ के पुस्तकालय का मामला किसी भी कीमत पर उजागर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग उसके झांसे में आ चुके हैं वे पहले ही अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। अगर वह उन्हें यह समझाने की कोशिश करे कि वह धोखेबाज है तो संभव है कि वे उसे पीट पीट कर मार डालें। झांग जुबान कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा जिनसे उसे कोई फायदा न हो, और तो और इससे उसे कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। छोड़ो इसे, मुझे लगता है मैं बस देख लूंगा और अपनी चीजें खुद खरीद लूंगा। झांग जुबान को मास्टर मो यांग से कोई मतलब नहीं है, जो विशेषज्ञ होने का दिखावा करके खुद को कूल साबित करने में व्यस्त है। वह चबूतरे पर रखे खजानों को देखता रहता है और उनके पास से गुजरते हुए उन्हें हल्के से छूता रहता है। जब तक वह किसी वस्तु के भौतिक संपर्क में आता है तब तक उसके मन में पुस्तक का स्वरूप बनता रहता है। हालांकि पुस्तकालय में वस्तुओं की कीमतें अंकित नहीं होती, लेकिन कम खामियों वाली वस्तुएं निश्चित रूप से अधिक मूल्यवान होती हैं। लगभग 40-50 वस्तुओं को छूने के बाद उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक भी मूल्यवान नहीं है। खजाने के मिलने की बेहद कम संभावना देखकर वह कांप उठा। आखिरी मौका तुम्हें दिया जाएगा। जैसे ही झांग जुबान कमरे में मौजूद कलाकृतियों को छूने में व्यस्त थी, कमरे के भीतर एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। अपना सिर घुमाकर देखने पर उसने पाया कि सांसारिक विशेषज्ञ मास्टर मो यांग उसे देख रहे हैं और सिर हिलाकर झांग जुबान के चयन संबंधी संदेहों की पुष्टि कर रहे हैं। अनगिनत निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। मैं झांग जुबान चौंक जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें अपने बारे में इतना अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो वो। मास्टर मो यांग ने गर्व भरे भाव से अपनी दाढ़ी सहलाई, मानो कह रहे हो कि झांग जुबान के लिए उनके द्वारा चुना जाना सम्मान की बात है। आत्मविश्वास की कमी। झांग जुबान ने सिर हिलाया। उसके व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा आत्मविश्वासहीन दिखता है, बल्कि वह सोच रहा है कि उसे चुना जाना इतना दुर्भाग्यपूर्ण कैसे हो सकता है। इतने सारे दीवाने अनुयायियों में से आपने मुझे ही क्यों चुना? हालांकि कुछ ही क्षणों में उसे एक बात समझ में आ जाती है। आज यहाँ खजाने की खोज में लगे लोग अधिकतर गुरु के इशारों पर चल रहे हैं। चूंकि झांग जुबान ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो हॉल में घूम रहा है, कलाकृतियों को देख रहा है और उन्हें छू रहा है, ऐसे में उसका अलग दिखना स्वाभाविक है। मैं आपकी सद्भावना की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष धोखेबाज है, वह उसके लिए लाभ कमाने का जरिया नहीं बनना चाहता। झांग जुबान ने हाथ हिलाया और खजाने के ढेर को खंगालना जारी रखा। इसकी जरूरत नहीं है, मास्टर मो यांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इससे पहले उसने जितने भी 9 पद दिए थे, चाहे वो कोई भी हो, सभी ने उत्साह से उसकी बात मानी। कुछ तो अत्यधिक उत्तेजना के कारण बेहोश होने की कगार पर थे, लेकिन जब उसने इस व्यक्ति को चुना तो असल में वो इसे चाहता ही नहीं। वह अपना काला पड़ा चेहरा जल्दी से छुपा लेता है। हाथ हिलाते हुए वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आगे बढ़ता है और दर्द भरी नजरों से झांग जुबान को देखता है। चूंकि तुम खजाने की खोज में आए हो तो जाहिर है तुम कोई सच्चा खजाना खरीदना चाहोगे। मैंने देखा कि तुम यहाँ बेदबी से घूम रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ मार्गदर्शन देने का फैसला किया ताकि तुम इतनी कम उम्र में दिवालिया न हो जाओ। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? मेरे प्रति जो सद्भावना है उसे ठुकराकर मुझे निराश मत करना। लड़के, अगर तुम्हें ये स्लॉट नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। वह वास्तव में उस पद को नहीं चाहता जो गुरु ने उसे दिया है। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वह असामान्य है। मैंने उसे पहले भी देखा था। वह कमरे में रखी सभी कलाकृतियों को छू रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कुछ चुराने की सोच रहा हो? अगर गुरुजी मुझे ऐसा अवसर प्रदान करें तो शायद मैं हर दिन मुस्कुराते हुए सोकर उठूंगा। ... झांग जुबान और गुरु के बीच की बातचीत सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और वे झांग जुबान को इस तरह घूर रहे थे मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। वह एक माहिर मूल्यांकक हैं। 10 लोगों के लिए मूल्यांकन करने के बाद वह आज ही रवाना हो जाएगा।
यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है और हर कोई इसे पाने के लिए बेताब है। फिर भी यह आदमी इसे नहीं चाहता। अगर उसके दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो फिर और क्या हो सकता है। मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं दिवालिया हो जाऊंगा? अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं सचमुच दिवालिया हो जाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी अस्वीकार मत करो। झांग जुबान के शब्द पूरे होने से पहले ही मास्टर मो यांग ने बीच में ही टोक दिया। दुनिया के प्रति करुणा और दुखियों को बचाने के दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाली गहरी आंखों से उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें ये स्लॉट देकर कुछ भी हासिल करने की उम्मीद नहीं करता। यह मेरे हृदय की दया है कि तुम कोई बेकार चीज न खरीदो और अपनी दौलत बर्बाद न करो। मास्टर मो यांग बहुत दयालु हैं। वह न केवल खजानों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सक्षम है बल्कि दयालु भी हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श मानूंगा। आज से मैं केवल एक ही व्यक्ति का सम्मान करूंगा और वह है मास्टर मो यांग। ... उनकी बातें सुनकर सभी के मन में उनके प्रति सम्मान का पुनरुत्थान हो जाता है। देखो वह कितना दयालु है। खजाने का आकलन करने की क्षमता होने के बावजूद वह इसका उपयोग अपार धन कमाने के लिए नहीं करता। इसके बजाय इस डर से कि गलत आकलन से दूसरों को नुकसान हो सकता है, वह दूसरों के लिए आकलन करने का अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहता है। शायद ही कोई उसके जैसा दयालु व्यक्ति दुनिया भर में लालटेन लेकर घूमने पर भी मिले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्मी से इन शब्दों को इतने नेक लहजे में कहेगा। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, दूसरे पक्ष ने उसे एक बार फिर बीच में ही रोक दिया। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। अब और कुछ मत कहो। बड़े व्यक्ति ने गर्व से भरी आंखों से उसे शांत भाव से देखा। तुम्हें मेरे विचार पता हैं? झांग जुबान ने संदेह से पूछा। बिल्कुल सही। तुम सोच रहे होगे कि तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर तुम खजाना हासिल भी कर लेते हो तो उसे सुरक्षित रखने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि तुम अपने ऊपर विपत्ति को ही बुला सकते हो। मास्टर मो यांग ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर सर्वज्ञानी लहजे में कहा। तो यही कारण है वह गुरु न केवल खजानों का मूल्यांकन करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल है, बल्कि यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसमें दूसरों के विचारों को जानने की भी क्षमता होगी। ये सच है कि अपनी क्षमता से अधिक धन संपत्ति का मालिक होना विपत्ति को आमंत्रित कर सकता है। इस लड़के के मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। ... मास्टर मो यांग की व्याख्या सुनने के बाद भीड़ को बात समझ में आ जाती है। उन्हें आखिरकार समझ आ जाता है कि झांग जुबान ने इतने शानदार अवसर को क्यों ठुकरा दिया। यह झांग जुबान को समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए। ये व्यक्ति हद से ज्यादा आत्ममुग्ध है। इसकी रक्षा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये सोचकर ही दुख होता है कि तुम ऐसी बात सोच भी सकते हो। सब लोग, जैसे ही झांग जुबान स्थिति स्पष्ट करने ही वाला था, उसके सामने मौजूद गुरु ने चारों ओर नजर घुमाए और गर्व से घोषणा की, मैंने इस नन्हे साथी को चुना है। इसलिए मैंने इसके लिए चाहे जो भी खजाने चुने हो, मुझे उम्मीद है कि आप सब उन पर लालच नहीं करेंगे, अन्यथा आप मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपके चुने हुए व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? गुरुजी, निश्चिंत रहिए, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी लोग तुरंत एक साथ जवाब देते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने सबको बता दिया है, आप बेझिझक इसे खरीद लें। आपको किसी भी तरह की परेशानी मोल लेने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर मो यांग ने झांग जुबान को हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखा। झांग जुबान को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना घमंडी होगा। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, दूसरे ने उसे फिर से बीच में ही रोक दिया। इस बात से ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने आखिरी मौका तुम्हें दिया है, इसका मतलब है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। किस्मत जैसी चीज को तर्क से समझाना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें मेरा ज्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए खजाना चुनने के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो बस मेरी तरफ से एक नेक काम है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यही खजाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक बार इसे खरीद लेने के बाद आपको निश्चित रूप से बहुत मुनाफा होगा। मास्टर मो यांग झांग जुबान को बोलने का मौका भी नहीं देते। वे कलाकृतियों के ढेर से एक वस्तु निकालते हैं और उसे झांग जुबान को सौंप देते हैं। कमाना! इस खजाने को देखकर झांग जुबान अवाक रह गया। उसने पहले ही इसका विश्लेषण कर लिया था। यह एक ऐसा बेकार सामान है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी एक सोने के सिक्के के बराबर भी कीमत नहीं है। आपका नुकसान उतना ही होगा जितना आपने इसे खरीदने में खर्च किया था। बॉस, क्या आप इस छोटे दोस्त से बिल वसूल सकते हैं? खजाना सौंपते हुए मास्टर मो यांग ने कलाकृति व्यापारी को आने का इशारा किया। कुल 30,000 सोने के सिक्के। व्यापारी आगे बढ़ता है। जल्दी करो और बिल चुका दो। आज रात मैंने जितने भी खजाने देखे हैं, उनमें से ये सबसे कीमती है। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने तो मालामाल हो गए। झांग जुबान को स्थिर देखकर बड़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ गई। वापस लौटने पर बाहरी परत को साफ कर देना। अपनी इस नई दौलत से ज्यादा उत्तेजित मत होना। परेशान हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बार बार टोके जाने पर झांग जुबान अपना आपा खो बैठा। अगर तुम दूसरों को धोखा देना चाहते हो तो देते रहो, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें इतना मजा आता है ये दिखावा करने में? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कितनी कोशिश की है? अध्याय 44। मैं एक चुनूंगा। क्या वो छोटा लड़का मास्टर मो यांग के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करता है? गुरु ने सद्भावनावश उसे खजाना चुनने में मदद की और फिर भी वह दावा करता है कि गुरु उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कितना घमंडी लड़का है। झांग जुबान की बातें सुनकर भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक शोरगुल मच गया। क्या उस लड़के का सिर ठीक है? गुरु ने खजाना चुनने में उसकी मदद करने के लिए इतनी कठिनाई उठाई और फिर भी वह कहता है कि धोखाधड़ी, दिखावा। तुमने क्या कहा? जाहिर तौर पर उन्हें युवक से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मास्टर मो यांग का चेहरा गंभीर हो गया। छोटे मित्र, क्या तुम्हें मुझसे कोई गलतफहमी है?
गलतफहमी, आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हैं तो दीजिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे आपके मामलों में दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी पसंद की चीज़ें खुद चुनता हूँ, जबकि आप अपने शिकारों को धोखा देते हैं। आइए हम एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं। तो मेरे सामने अपना वो घमंडी रवैया दिखाना बंद कीजिए। झांक जुबान ने चिढ़कर उसे हाथ से इशारा करके दूर कर दिया। उसे धोखेबाजों से कभी कोई हमदर्दी नहीं थी, फिर भी जब तक सामने वाला उसे परेशान नहीं करता वह मामले को नज़रअंदाज करने को तैयार रहता है। लेकिन यह आदमी उसका इस्तेमाल करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वह सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहा है। कितनी गुस्ताखी! मास्टर मो यांग का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने अपनी आस्तीनें झटक दी। उनके इस काम में एक नेक इरादे का भाव झलक रहा था। मैंने 30 साल पहले मूल्यांकन की योग्यता हासिल की थी और मैंने कई लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला है। मेरा ज़मीर साफ है, आज तक किसी ने भी मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है। यहाँ मौजूद हर कोई इसका गवाह है। मैंने आप में से किसी को कब धोखा दिया है? मास्टर मो यांग दयालु हैं और संकटग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। भला वो धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? वो झूठ बोलने वाला नौजवान, तुम तो जीते जी थक गए होगे। गुरुजी, क्रोधित न हो, मैं आपकी जगह उस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा ताकि वह भविष्य में झूठ न बोले। अल्पविराम, महज कुछ शब्दों से ही मास्टर मो यांग यहाँ मौजूद सभी लोगों के गुस्से को भड़का देता है। हर कोई झांक जुबान को ऐसे देखता है मानो उसने उनके परिवार की हत्या कर दी हो। क्या आपने 30 साल पहले मूल्यांकन की योग्यता प्राप्त कर ली थी? क्या आपका विवेक साफ है? झांक जुबान अवाक रह गई। आप तो बस एक छोटे से प्रशिक्षु मूल्यांकक हैं। क्या आपको इतना प्रयास करना जरूरी है कि आप खुद को इससे बड़ा साबित कर सकें? आपकी त्वचा मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मोटी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप लियूजू साम्राज्य द्वारा वांछित धोखेबाज बन गए हैं। न केवल आपकी चमड़ी अविश्वसनीय रूप से मोटी है, बल्कि अचानक होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढलने की आपकी क्षमता भी सचमुच डरावनी है। अन्य धोखेबाजों का पर्दाफाश होने पर वे घबरा जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति चतुराई से तीर की नोक को अपनी ओर मोड़ लेता है, जिससे उसके लिए मौजूदा स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि झांक जुबान के पास स्वरपद का पुस्तकालय नहीं होता तो दूसरे पक्ष के इतने नेक आचरण को देखकर उसे अवश्य ही संदेह हो जाता कि वह कोई गलती कर रहा है। लेकिन पुस्तकालय उसके हाथ में है और उस पर लिखा है कि वह एक धोखेबाज है, तो वह निश्चित रूप से धोखेबाज ही है। सब लोग शांत हो जाओ। सबका गुस्सा भड़कते देख और खुद को हमलावर पाते देख मास्टर मो यांग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं क्षमाशील व्यक्ति हूँ। अगर तुम लोग अभी अभी कहे शब्दों के लिए माफी मांग लो तो मैं इस मामले को आगे न बढ़ाऊंगा, वरना तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए कि जानबूझकर मेरी बदनामी करने के लिए तुम्हें क्या सजा मिलेगी। सजा? झांक जुबान ने सिर हिलाया। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि आप धोखेबाज हैं या नहीं और मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। जैसे ही वे खरीदी गई कलाकृतियों की बाहरी परत हटा देंगे हमें तुरंत परिणाम पता चल जाएगा। यहाँ इतनी बकवास करने का क्या फ़ायदा? इसे साफ करना है। मास्टर मो यांग को शायद पहले से ही अंदाजा था कि वह ऐसे शब्द कहेंगे। उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज रात तक त्यानिक्सुआन शहर छोड़ दूंगा। मैंने उनके लिए जो कलाकृतियाँ चुनी हैं वे सभी आकार में बड़ी हैं और उनके असली रूप में प्रकट होने में कम से कम आधा दिन लगेगा। मुझे अभी भी कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं और मैं इतने लंबे समय तक अपनी यात्रा में देरी नहीं कर सकता। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता क्योंकि मुझे अपराध बोध हो रहा है, ताकि आप इसका फ़ायदा उठाकर मुझ पर आरोप लगा सकें? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बाहें हिलाईं और घमंडी लहजे में कहा, मैं मो यांग ने एक ईमानदार जीवन जिया हूँ, इसलिए मुझे आपके आरोपों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने सद्भावनावश आपकी एक कलाकृति चुनने में मदद की थी और आपने मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यह मानहानि है। क्या आप एक कुशल मूल्यांकन की मानहानि करने के परिणामों को जानते हैं? ये शब्द सुनकर झांक जुबान को एहसास हुआ कि वह अभी भी दूसरे पक्ष की बेशर्मी को कमा रहा है। एक पेशेवर धोखेबाज से यही उम्मीद की जाती है कि उसने स्थिति बिगड़ने पर पीछे हटने की योजना पहले से ही बना रखी होगी। उसने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह आज रात त्यानिक्सुआन साम्राज्य छोड़ देगा। इस प्रकार उसने पहले से ही भागने का रास्ता बना लिया था। झांक जुबान के कुछ बोलने से पहले ही उस पर पलटवार हो गया। अब अगर वह ये भी कहे कि कलाकृतियों के पूरी तरह से साफ होने तक इंतजार करने से उसे डर लग रहा है तो भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा झांक जुबान के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह एक धोखेबाज है। स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। अगर यह उजागर भी हो जाए तो यहाँ कम से कम कोई न कोई तो ऐसा होगा जो उस पर विश्वास करने को तैयार होगा। लड़के, घुटने टेककर गुरुजी से माफी मांगो। ये कहने की हिम्मत करने के लिए कि गुरु एक धोखेबाज है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी जान से मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? ये दुस्साहसी जानवर कहाँ से आया जो मालिक की निर्दोषता पर संदेह करने की हिम्मत कर रहा है? अल्पविराम, गुरु के धार्मिक और क्रोधित स्वभाव को देखकर बहुत से लोग तुरंत उस पर विश्वास करने लगते हैं और उनमें से अधिकांश झांक जुबान की निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग बेहद गुस्से में हैं। जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है वे इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने खुद को सम्मोहित कर लिया था। चाहे कोई भी हो, अगर कोई उनके खूबसूरत सपने को तोड़ने की हिम्मत करता है तो उसे दृढ़ता से फटकारा और अपमानित किया जाएगा। उनके नजरिए से मास्टर मो यांग एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो भला वह धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? ये किस तरह का मजाक है? जब ये आदमी गुरु को धोखेबाज कहने की हिम्मत कर रहा है तो इसे मूल्यांकन में तो माहिर होना ही चाहिए, है ना? अगर तुम इतने काबिल हो तो क्यों न तुम हमारे देखने के लिए कोई एक कलाकृति चुन लो। अगर तुमने जो चुना वो बेकार निकला तो यहाँ नाटक करना बंद करो और दफा हो जाओ। भीड़ में से एक आवाज़ आती है जो नाक सिकोड़ने जैसी आवाज़ है। बिल्कुल, चूंकि आपने कहा कि मैं एक धोखेबाज हूं और आप मेरे द्वारा आपके लिए चुनी गई कलाकृति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मूल्यांकन करने में भी जानकार होंगे। इस पर मास्टर मो यांग ने सिर हिलाया और देखा, कैसा रहेगा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हम दोनों मिलकर एक एक साधारण और छोटी कलाकृति चुनेंगे ताकि हम उसे जल्दी से साफ करके मूल्यांकन कर सकें।
जब तक तुम चुनी हुई वस्तु से लाभ कमा पाते हो मैं तुम्हारी कुशलता को मान लूंगा और मामला यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई बेकार वस्तु चुनी तो मुझे खेद है, लेकिन तुम्हें मेरे द्वारा चुनी गई कीमती वस्तु खरीदनी होगी, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या तुम मुझसे मूल्यांकन की जंग में मुकाबला करना चाहते हो? अभी कुछ देर पहले तक झांग जुबान उसके खिलाफ सबूत जुटाने को लेकर दुविधा में था, लेकिन उसकी बात सुनकर वह थोड़ा चौंक गया और लगभग हंस ही पड़ा। लगता है इस बंदे का दिमाग खराब है। झांग जुबान स्वयं स्वर्गपथ के पुस्तकालय के स्वामी हैं। यदि वे मूल्यांकन में दूसरे स्थान का दावा करें तो कोई भी विश्व में प्रथम होने का दावा करने का साहस नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है कि आपका सिर दरवाजों के बीच में नहीं फंसा था? हालांकि कुछ सोच विचार करने के बाद वह दूसरे पक्ष की कार्रवाई के पीछे के तर्क को भी समझने में सक्षम हो जाता है। दूसरे पक्ष के नजरिए से देखें तो झांग जुबान सिर्फ 18 या 19 साल का युवक है, तो उसे मूल्यांकन के बारे में भला क्या पता होगा। इसके अलावा चूंकि उसने कुछ दिन पहले दूसरों को लाभ पहुंचाने में मदद की थी, तो उसने पहले से ही कई उपाय तैयार कर रखे होंगे। अगर दोनों एक साथ मूल्यांकन करें और झांग जुबान कोई बेकार वस्तु चुन ले तो वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ा सकता है। शायद वह कुछ मूर्खों को भी उन्माद में निवेश करने के लिए आकर्षित कर ले। क्यों, क्या आप चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते? मास्टर मो यांग झांग जुबान को पूरी तरह से खा जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ठीक है, चूंकि दूसरा पक्ष कुछ रोमांच की तलाश में है तो झांग जुबान उसे मना कैसे कर सकता है। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। मास्टर मो यांग ने अपना चोला झटक दिया और बड़े बड़े कदमों से ऊंचे चबूतरे पर चलने लगे। वे हथेली के आकार की एक कलाकृति के सामने रुक गए और उसे उठा लिया। ये वस्तु चट्टान की एक मोटी परत से ढकी हुई है, जिससे अंदर मौजूद वस्तु का आकार भी निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि यह निर्धारित करना मुश्किल है कि यह मूल्यवान है या नहीं। डीलर, इसकी कीमत कितनी है? उस वस्तु को उठाते हुए मास्टर मो यांग ने पूछताछ की। ये वस्तु आकार में छोटी है और इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह भी बहुत कम है। 200 सोने के सिक्के, व्यापारी ने जवाब दिया और वह मास्टर मो यांग की ओर चल पड़ा। ठीक है, इसे साफ करने में मेरी मदद करने के लिए किसी को ढूंढो। पैसे देते हुए मास्टर मो यांग ने शांत भाव से कहा। हाँ, व्यापारी खजाने को पकड़ता है और उसे पीछे वाले हॉल में भेज देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक सुनहरा मेढक लेकर बाहर आता है। उत्साहित होकर वह कहता है, बधाई हो स्वामी जी, ये स्पिरिट हॉर्न गोल्डन टॉड की केंचुली है। स्पिरिट हॉर्न गोल्डन टॉड क्या होता है? स्पिरिट हॉर्न गोल्डन टॉड एक छठे स्तर का खूंखार जीव है। इसके पूरे शरीर का सबसे मूल्यवान हिस्सा इसकी त्वचा है। यह अपने पूरे जीवन में केवल एक बार अपनी त्वचा बदलता है। इस वस्तु का उपयोग औषधि में किया जा सकता है और यह अत्यंत मूल्यवान है। मास्टर मो यांग से यही उम्मीद थी कि आप हर चीज के बीच से खजाना ढूंढ निकालेंगे। आपकी परखने की क्षमता अद्भुत है। अल्पविराम, ये सुनकर कि यह स्पिरिट हॉर्न गोल्डन टॉड की केंचुली है, हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत से लोग शायद इस चीज के बारे में नहीं जानते होंगे, तो क्यों ना आप सीधे कीमत बता दें। इससे बात और भी प्रभावशाली हो जाएगी। सिर ऊंचा करके मास्टर मो यांग लगातार एक दिखावटी आत्मविश्वास का भाव लिए सपाट लहजे में बोलते हैं। इस वस्तु की कीमत 2000 सोने के सिक्के है, व्यापारी ने उत्साह से कहा। 2000 सोने के सिक्के? 200 सोने के सिक्कों से खरीदने के बाद इसकी कीमत पल भर में 2000 सोने के सिक्कों तक बढ़ जाती है। 10 गुना मुनाफा। ये तो अविश्वसनीय है। गुरु से यही उम्मीद थी। अगर आप एक छोटी सी वस्तु से इतना मुनाफा कमा सकते हैं तो यकीनन मैं उस विशाल कलाकृति से खूब मुनाफा कमा पाऊंगा जिसे आपने पहले मेरे लिए चुना था। अल्पविराम, इस दृश्य को देखकर थोड़ी चिंतित भीड़ की आंखें एक बार फिर उन्माद से जलने लगती हैं। एक उस्ताद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, उसके कदम उठाते ही मानकों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब आपकी बारी है। मास्टर मो यांग ठंडी निगाहों से इशारा करते हैं। मैं, झांग जुबान ने सिर हिलाया। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष एक धोखेबाज है, उसे पता था कि उसके पास निश्चित रूप से कोई आकस्मिक योजना होगी। फिर भी उसने अपनी आकस्मिक योजना के इतने अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की थी। उसे कम से कम अपने स्तर का कुछ चुनना होगा। क्या मैं पहले कलाकृति का चयन कर सकता हूं और कलाकृति की सफाई के बाद कीमत तय कर सकता हूं? आगे बढ़ते हुए झांग जुबान को अचानक कुछ याद आता है और वह डीलर की ओर देखती है। बिल्कुल नहीं, सफाई से पहले आपको भुगतान करना होगा। यह नियमों का हिस्सा है। नहीं तो सफाई के बाद अगर यह कचरा निकला और आपको इसकी जरूरत नहीं रही, या अगर यह बहुत कीमती निकला और हम इसे बेचना नहीं चाहते, तो क्या होगा? ऐसी स्थितियों को सुलझाना नामुमकिन हो जाएगा, डीलर ने ठंडे लहजे में कहा। इस तरह के विवादों से बचने के लिए खजाने की खोज में किसी कलाकृति का चयन करने के बाद भुगतान करना पड़ता है। यह एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बराबर है जिससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, फिर नियमों की जानकारी मिलने के बाद झांग जुबान केवल सिर हिला सका। फिर कलाकृतियों को देखते हुए उसने बिना झिझक के कहा, आइए मुझे इस ढेर में से वे कलाकृतियां बताइए जिनकी कीमत 8 सोने के सिक्कों से कम है। मैं उनमें से एक चुन लूंगा। अध्याय 45, सुझाव स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। अरे, उसने अभी क्या कहा? जरूर मैंने गलत सुना। 8 सोने के सिक्के या उससे कम? पानी के छींटे पड़ने की आवाज। झांग जुबान की गर्व भरी आवाज सुनकर सब लोग मुंह से लार थूकते हैं। सब लोग उसे हक्का बक्का होकर ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हों। क्या तुम सच में हो? खजाने की खोज में रोमांच और धन के लिए जुआ खेला जाता है। आप चाहे कोई भी कलाकृति चुने, उसकी कीमत कम से कम 100 सोने के सिक्कों के बराबर होती है। 8 सोने के सिक्के, भला आप उससे क्या खरीद पाएंगे? क्या इस आदमी का दिमाग अभी भी काम कर रहा है? 8 सोने के सिक्के, वाह, इससे अच्छा तो तुम मिट्टी का ढेर उठाओ और अभी वापस आ जाओ। तुम अब भी 8 सोने के सिक्कों या उससे कम की बात करने की हिम्मत करते हो? यहाँ इतनी सस्ती कोई चीज नहीं है, ठीक है। अल्पविराम, कुछ ही क्षणों बाद अत्यधिक हंसी के कारण भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरों से आंसू बहने लगे। अरे यार, क्या तुम इतना मजाकिया होना बंद कर सकते हो? आप यहाँ 8 सोने के सिक्कों से कम कीमत की कोई वस्तु कैसे ढूंढेंगे? आप 80 सोने के सिक्के होने पर भी कुछ नहीं खरीद सकते।
क्यों? खजाने की नीलामी में आपके पास 8 सोने के सिक्कों के बराबर की कोई कलाकृति भी नहीं है। क्या आपको शर्म नहीं आती? भीड़ द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने की परवाह न करते हुए झांक जुबान गर्व से डीलर को घूरता है। उसके पिछले स्वरूप ने उसे केवल 8 सोने के सिक्के ही दिए थे। चाहकर भी वह एक सिक्का और खर्च नहीं कर सकता। ओह! भीड़ में मौजूद लोग एक दूसरे को घूरते हैं और एक बार फिर जोर से हंसने लगते हैं। शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाकर एक सोने के सिक्के से फ्लैट खरीदने की उम्मीद करे। बड़े भाई, क्या आपका दिमाग वाकई ठीक है? यहाँ ऐसी कोई कलाकृति नहीं हो सकती जिसकी कीमत मात्र 8 सोने के सिक्के हो। ऐसा क्यों ना हो कि आप इन वस्तुओं के ढेर में से अपनी पसंद की वस्तु चुन लें। आपके चुनने के बाद मैं आपको भुगतान कर दूंगा। यदि आप लाभ कमाते हैं तो वह सारा आपको ही मिलेगा। यदि आप हार जाते हैं तो हम पहले किए गए वादे के अनुसार ही चलेंगे, केवल माफी मांगना ही काफी होगा। मास्टर मो यांग अपने दोनों हाथ पीछे रखकर उस युवक को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से घूरते हैं, जिससे उनकी श्रेष्ठता का भाव प्रकट होता है। मास्टर मो यांग से यही उम्मीद थी। कितनी अद्भुत उदारता! ये युवक तो एक मस्खरा है, यहाँ सिर्फ खुद को मूर्ख साबित करने आया है। मैं गुरु के नैतिक मूल्यों को स्वीकार करता हूँ। अल्पविराम। ये सुनकर कि गुरु अपने प्रतिद्वंद्वी के बदले भुगतान करने को तैयार है, भीड़ उसकी उदारता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या आप देख रहे हैं? देखिए गुरुजी का व्यवहार कैसा है, फिर उस लड़के को देखिए। छोड़ो भी, इन दोनों की तुलना न करना ही बेहतर है। मुझे डर है कि कहीं मुझे उल्टी ना आ जाए। क्या आप निश्चित हैं? झांक जुबान की आंखों में चमक आ गई। ये जानते हुए भी कि दूसरा पक्ष एक धोखेबाज है, झांक जुबान को अपना पैसा खर्च करने में कोई अपराधबोध महसूस नहीं होता। बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मास्टर मो यांग किसी ऐसे संत की तरह लगते हैं जो सांसारिक गंदगी से अछूते नश्वर संसार में अवतरित हुए हों। हे, तो मैं चुनना शुरू कर देता हूँ। झांक जुबान हल्की सी मुस्कान बिखेरती है, प्लेटफॉर्म की ओर चलती है और ढेर में पड़ी कलाकृतियों को ध्यान से देखती है। क्योंकि दूसरे पक्ष ने छोटी वस्तु चुनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी छोटी वस्तुएं ही चुननी होंगी। इसके अलावा कलाकृति जितनी बड़ी होगी उसे साफ करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। ये लड़का तो हद से ज्यादा बेशर्म है। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि मास्टर मो यांग उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति से मिलता तो मैं उसे बहुत पहले ही अपने हाथ से थप्पड़ मारकर दूर भगा देता। गुरु का अपमान करना और यहाँ तक कि उनके पैसे से एक कलाकृति खरीदना बेशर्मी। अल्पविराम। ये देखकर कि युवक को जरा भी शर्म नहीं है, बल्कि वह उत्साह से वस्तुओं को देख रहा है, भीड़ अवाक रह जाती है। वे पहले भी बेपरवाह लोगों से मिल चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसकी चमड़ी इतनी बेपरवाह हो। सबसे पहले गुरु को धोखेबाज कहकर अपमानित करने वाले तुम ही थे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों के बीच दुश्मनी का रिश्ता होना ही चाहिए। ऐसे में क्या तुम्हें दूसरे के पैसे से कोई कलाकृति खरीदकर उससे प्रतिस्पर्धा करने में शर्म नहीं आती? बस करो। भीड़ की बातों को अनसुना करते हुए झांक जुबान अपनी नज़र में आने वाले हर खजाने को छूता है। जल्द ही वह हथेली के आकार का एक खजाना चुनता है और उसे सौंप देता है। इसकी कीमत 200 सोने के सिक्के भी है। व्यापारी ने उस पर एक नज़र डाली और सपाट स्वर में कहा, मालिक जल्दी करो और बिल का भुगतान करो। झिझकते हुए झांक जुबान ने मालिक को जल्दी करने का इशारा किया। मास्टर मो यांग के चेहरे पर एक गहरी लकीर खींच जाती है। उसका इरादा दूसरे पक्ष का उपहास उड़ाने का था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी मदद को इतने गर्व से स्वीकार करेगा, इस हद तक कि अब वह उसका नौकर जैसा लगता है। दूसरे पक्ष का गला घोंटने की इच्छा को दबाते हुए वह रकम चुका देता है। ठीक है, चलो इसे यहीं साफ कर लेते हैं। सबके सामने कोई भी मुझ पर नतीजों में हेराफेरी का आरोप नहीं लगा पाएगा। झांक जुबान ने इशारा किया। हम देखते हैं कि जब वह चीज़ साफ हो जाएगी तो क्या तुम इतने ही घमंडी बने रह पाओगे। उस युवक की हरकतें व्यापारी को और भी क्रोधित कर देती हैं। वह लापरवाही से कलाकृतियों की सफाई के औजार लाता है और धीरे धीरे उसे साफ करना शुरू कर देता है। जल्द ही वस्तु को ढकने वाली काई और चट्टानें हट जाती हैं और अंदर मौजूद वस्तु का असली रूप सामने आ जाता है। यह एक अर्धपारदर्शी चट्टान है जो एक गर्म चमक उत्सर्जित करती है। ये लिंगलोंग पत्थर है। पत्थर की बनावट को देखकर भीड़ में से किसी ने अविश्वास से चिल्लाकर कहा, लिंगलोंग स्टोन क्या है? भीड़ में से कुछ लोग इसे पहचानते हैं जबकि अन्य नहीं पहचान पाते। तुम्हें ये भी नहीं पता, लिंगलोंग पत्थर फैंटम स्तरीय उपकरण बनाने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्रियों में से एक है। इसका हर एक पत्थर बेहद कीमती है और यह ऐसी वस्तु है जिसकी हमेशा कमी रहती है। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने व्याकुलता से समझाया। उपकरणों को देवता, संत, आत्मा, प्रेत और नश्वर में विभाजित किया जा सकता है। तियानिक्सुआन साम्राज्य जैसे स्थान पर नश्वर सर्वोच्च स्तर के उपकरण लगभग न के बराबर ही मिलते हैं और प्रेत स्तरीय उपकरणों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए इनमें से प्रत्येक को अत्यधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। फैंटम टीय उपकरण बनाने के लिए मुख्य घटक होने के नाते जैसे ही इसे नीलामी के लिए रखा जाता है, अनगिनत परिवार और विशेषज्ञ इसके लिए पागल हो जाएंगे। इसे कितने में बेचा जा सकता है? जो लोग इस वस्तु को नहीं पहचानते वे पूछने से खुद को रोक नहीं पाते। किसी वस्तु की दुर्लभता से ही उसके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है। उसके मूल्य का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका अभी भी उसकी कीमत ही है। मैंने सुना है कि लियूजू साम्राज्य ने कुछ साल पहले इसकी नीलामी की थी। यह इससे छोटा था, लगभग मुर्गी के अंडे के आकार का, लेकिन इसकी कीमत 50,000 सोने के सिक्के थी। इसे देखो, ये कितना बड़ा है और इसकी शुद्धता तो देखो। चाहे कुछ भी हो, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख तो होगी ही। इस समय बोलने वाला व्यक्ति अपनी लार निगल लेता है। 1 लाख! मौके पर मौजूद हर कोई लगभग पागल हो जाता है। 200 सोने के सिक्कों में खरीदी गई वस्तु को 1 लाख में बेचा जाता है। पल भर में राजस्व में 500 गुना वृद्धि। क्या यह असली के लिए है? ये डीलर के हाथ कांपने लगे क्योंकि वह अपने हाथों में मौजूद वस्तु को अविश्वास से घूर रहा था। खजाने की अटकलों के अड्डे के डीलर के रूप में वह कई खजानों की पहचान करने में सक्षम है और उनकी कीमतों से भलीभांति परिचित है। वह जानता है कि अभी बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों में एक भी गलती नहीं है।
यह आइटम निश्चित रूप से इस कीमत के लायक है। असंभव, मुझे शायद भ्रम हो रहा है। भीड़ में व्याप्त सदमे को देखकर मास्टर मोयांग के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं चुन पाएगा और वह इसका उपयोग करके एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित कर सकेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अनमोल खजाना चुना जाएगा। दोनों वस्तुओं की कीमत 200 सोने के सिक्कों के बराबर थी, फिर भी उसकी वस्तु केवल 2000 में बिकी, जबकि दूसरे पक्ष की वस्तु की कीमत 1 लाख थी। क्या यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है? मैं अब इस लिंगलोंग पत्थर की नीलामी करने जा रहा हूँ। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा वही जीतेगा। इस वस्तु के बारे में पहले से ही जानकारी होने के कारण झांग जुवान को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने व्यापारी के हाथों से खजाना छीन लिया और भीड़ की ओर देखने लगा। मैं 1 लाख की पेशकश करता हूँ। जिसने लिंगलोंग पत्थर को पहले पहचाना वही सबसे पहले अपना दावा पेश करता है। 1 लाख सोने के सिक्के भले ही बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन लिंगलोंग पत्थर जैसे खजाने की तुलना में वह कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं 1,10,000 की पेशकश करता हूँ। भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके महत्व से अवगत हैं। 1,20,000 अल्पविराम। जल्द ही कीमत 1,53,000 पर तय हो जाती है और वह पत्थर एक धनी अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता है। ये त्यानिकसुआन बैंक का नोट है। इससे आप त्यानिकसुआन शहर के किसी भी बैंक से 1,53,000 सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिंगलोंग पत्थर उठाया और नोटों का एक गट्ठा आगे बढ़ा दिया। सोने के सिक्कों का वजन काफी अधिक होता है, इसलिए उन्हें इधर उधर ले जाना सुविधाजनक नहीं होता। इसी कारण पृथ्वी के प्राचीन काल की तरह ही नोट और इसी प्रकार के कागजी नोट प्रचलन में आने लगे। ओह, एक नज़र डालने के बाद वह जान जाता है कि वे नोट असली हैं और उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वह 1,000 का नोट निकालता है और मास्टर मोयांग के पास जाता है। आपने मुझे पहले 200 सोने के सिक्के दिए थे, ये लीजिए 1,000, बाकी रख लीजिए। इसे टिप समझ लीजिए। अध्याय 46 घोटाले का पर्दाफाश। बख्शीश। ये शब्द सुनकर मास्टर मोयांग लड़खड़ा गए और लगभग खून की उल्टी कर बैठे। अपना सिर झुकाओ, मैं एक कुशल मूल्यांकक हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मैं आपकी टिप ले लूंगा। कठोर चेहरे के साथ मास्टर मोयांग विस्फोट के कगार पर हैं। इस समय चाहे वे इसे स्वीकार करें या न करें, वे एक असहज स्थिति में फंस जाएंगे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो इसका मतलब है कि वह दूसरे की टिप पर टिप ले रहा है। ऐसे में वह किसी वेटर या नौकर से अलग नहीं होगा। अगर वह मना कर देता है तो दूसरे पक्ष की यह हरकत ही उसे शर्मिंदा कर देगी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या उस लड़के को इसका पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने के लिए उसके पैसे ले लिए? तुम्हें यह नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया, तो मैं 1,000 बचा सकता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि 1,000 सोने के सिक्कों से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। उसकी झिझक को भांपते हुए झांग जुबान ने नोट को वापस उसके आलिंगन में रख दिया और बगल में कुछ बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर मास्टर मोयांग लगभग टूट ही गए। तुम वाकई भाग्यशाली हो, तुमने सही व्यक्ति को चुना। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीत गए। ठीक है, मुझे अभी और भी काम निपटाने हैं, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। अपनी निगाहों में शीतलता लिए मास्टर मोयांग खड़े होते हैं, अपना हाथ झटकते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। उसके निर्णायक कदम से झांग जुबान प्रभावित हो जाती है। एक पेशेवर धोखेबाज से यही उम्मीद थी। जैसे ही मामला बिगड़ता है वह भाग जाता है। उसका निर्णायक रवैया वाकई सराहनीय है। चाहे झांग जुबान भाग्यशाली हो या वास्तव में मूल्यांकन में कुशल, इतनी बड़ी रकम पल भर में कमाने के बाद उसे पागल नहीं समझा जाएगा। उसके साथ और अधिक उलझने के बजाय यहीं पर इसे समाप्त करना उसके लिए कहीं अधिक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। आखिरकार दूसरों के लिए मूल्यांकन करके वह पहले ही काफी लाभ कमा चुका है। बहस जितनी देर तक चलती रहेगी उसके लिए कुछ गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हमारी प्रतियोगिता का नतीजा अभी तक निर्णायक नहीं आया है, तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? मास्टर मोयांग के पिछले कारनामों को देखते हुए झांग जुबान उसे इस तरह भागने नहीं दे सकता। जी हाँ स्वामी जी, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। आपने भी खरीदी हुई वस्तु से लाभ कमाया है, इसे उसकी जीत नहीं माना जा सकता। गुरु ने अपने शत्रु को कमाका है, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही सबसे मूल्यवान खजाने का चुनाव नहीं किया। हमें आप पर भरोसा है। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद गुरु ने वफादार अनुयायियों का एक बड़ा समूह जुटा लिया है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अलविदा। मास्टर मोयांग ने हाथ हिलाया। भले ही आपको कोई जरूरी काम निपटाना हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिनटों से कोई फर्क पड़ेगा। मुझे अभी भी कुछ चीज़ों पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। झांग जुबान ने दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया। किस तरह की चीजें? मास्टर मोयांग रुकते हैं और ठंडे स्वर में कहते हैं। ये दोस्त। उसे हिलना डुलना बंद करते देख झांग जुबान हल्की सी मुस्कान के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को घूरती है जिसने मूल्यांकन के लिए स्लॉट प्राप्त किया था और सजावटी फूलदान खरीदा था। क्या बात है? बुजुर्ग व्यक्ति चलकर आता है। वह भी उस सजावटी फूलदान को ऐसे गले लगाए बैठा है मानो किसी अनमोल खजाने को गले लगा रहा हो। उसके आकार को देखते हुए वह उसे थोड़े समय में साफ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने वहीं रुककर यह सब देखने का फैसला किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस वस्तु को खरीदने के लिए आपने 80,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं वह एक सजावटी फूलदान है। और ये टूटा हुआ है और इसकी कीमत एक सोने के सिक्के के बराबर भी नहीं है। झांग जुबान ने अपनी कलाकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। सजावटी फूलदान? 1 पैसा भी नहीं? ये कैसा मजाक है? ये तो उस्ताद ने मेरे लिए चुना था। बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने झांग जुबान को फटकार लगाई। इतनी बड़ी कलाकृति को साफ करने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। कैसा रहेगा अगर आप इसे सीधे जमीन पर पटक दें और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं आपको 80,000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर मैं सही साबित हुआ तो इसका मतलब है कि आप उसके जाल में फंस गए हैं और ठगे गए हैं। अगर ऐसा है तो आप ठगी करने वाले से अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। झांग जुबान मुस्कुराते हुए कहती है। इसे तोड़ दो। बुजुर्ग व्यक्ति उसके शब्दों से अचंभित रह जाता है। दूसरे पक्ष की बात तर्कसंगत लगती है। इतनी बड़ी कलाकृति को साफ करने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा।
हालांकि अगर वह इसे फर्श पर पटक दे तो पल भर में ही काम हो जाएगा। अगर यह वाकई वैसा ही है जैसा कि दूसरे पक्ष का दावा है और यह सिर्फ एक सजावटी फूलदान निकला तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। यहाँ तक कि उनके लिए भी 80,000 सोने के सिक्कों का नुकसान उन्हें दिवालिया करने के लिए काफ़ी है। यदि वह कलाकृति नकली निकली तो संभवतः वह आत्महत्या कर लेगा। अगर ये शब्द उस युवक ने कुछ देर पहले कहे होते तो वह बस उनका उपहास उड़ाता और उनकी बातों को अनसुना कर देता। लेकिन दूसरे पक्ष ने अभी अभी एक ऐसा खजाना खरीद लिया है जिससे उसे 765 गुना लाभ हुआ है। इसी तथ्य ने उसके इरादे को डगमगा दिया है। चिंता मत करो, सच्चा खजाना इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगर तुम इसे तोड़ भी दो तो इसके टूटने की संभावना बहुत कम है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी झिझक को भांपते हुए झांग जुबान ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है। कुछ क्षण विचार करने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने लापरवाही से अपनी बाहों में पकड़ी हुई कलाकृति को फर्श पर पटक दिया। डांगलंग, एक तीखी आवाज के साथ विशाल कलाकृति चकनाचूर हो जाती है और उसका असली रूप काय और कीचड़ के बीच प्रकट होता है। दरअसल यह एक टूटा हुआ फूलदान निकला। क्या ये सचमुच एक सजावटी फूलदान है? देखने के बाद भीड़ ने पुष्टि की कि यह निस्संदेह एक सजावटी फूलदान है। भले ही यह वस्तु प्राचीन काल की कोई प्राचीन वस्तु हो, फिर भी इसकी कीमत बहुत कम है। कहने की जरूरत नहीं है कि 80,000 सोने के सिक्कों में भी कोई इसे 10 सोने के सिक्कों में नहीं खरीदेगा। यहाँ क्या हो रहा है? फर्श पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति सदमे से जम जाता है। शुरू में तो उसने इस कलाकृति से खूब पैसा कमाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन अंत में ऐसा हो गया। भला वह अपना आपा कैसे न खो दे। क्या हो रहा है? आपको मास्टर मोयांग से पूछना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने व्यापारी के साथ मिलकर एक मूल्यांकक के रूप में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई ताकि सबका ध्यान आकर्षित कर सकें। फिर अपने मूल्यांकनों के माध्यम से वे आप सभी को अपनी पसंद की कलाकृतियां खरीदने के लिए भारी रकम खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हैं और इस तरह मुनाफा कमाते हैं। झांग जुबान मास्टर मोयांग और डीलर को देखता है और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कीमती वस्तुएं कैसे चुन पाया, तो इसका कारण सीधा सा है। क्योंकि आपके आने से पहले सफाई की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अंदर रखी वस्तु को पहले से तैयार किए गए किसी दूसरे खजाने से बदल दिया और दावा किया कि यह वही वस्तु है जिसे उसने अभी अभी चुना है। वैसे भी सफाई की प्रक्रिया किसी ने नहीं देखी, इसलिए कोई भी उसके दावे का खंडन नहीं कर सकता। यह क्या वह सच है? झांग जुबान की बातें सुनकर मास्टर मोयांग पर सबका भरोसा डगमगा उठता है। सबसे पहले खजाना चुन लेने के बाद झांग जुबान ने मास्टर मोयांग द्वारा मूल्यांकित नकली खजाने का पर्दाफाश कर दिया। जो भीड़ कुछ क्षण पहले तक मास्टर मोयांग पर पूरी तरह भरोसा करती थी, अब संदेह करने लगी है। डांगलंग, जब वे अभी भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत, तभी भीड़ में एक और तीखी आवाज गूंजी। मूल्यांकन का मौका पाने वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी खरीदी हुई वस्तु को तोड़ दिया। इस बार यह कोई सजावटी फूलदान नहीं बल्कि एक बेकार मिट्टी का बर्तन था। एक नज़र में ही स्पष्ट था कि इसकी कोई कीमत नहीं है। यह नकली है। मैंने इसे खरीदने के लिए 60,000 सोने के सिक्के खर्च किए। ये लोग धोखेबाज हैं। फर्श पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों को देखकर जिन लोगों ने मूल्यांकित वस्तुएं खरीदी थीं, वे समझ गए कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है और वे उन्माद में चिल्लाने लगे। पेंग, हॉन, पोहे, इन दो उदाहरणों के बाद बचे हुए कुछ लोग अब और चुप नहीं रह सकते। एक एक करके वे अपनी खरीदी हुई कलाकृतियों को फेंकते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं या ब्लेड से काटकर खोल देते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उन सब के चेहरे पीले पड़ गए। ये सब नकली हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। हमें धोखा दिया गया है। यह मास्टर मोयांग एक धोखेबाज है। अगर सिर्फ एक ही नकली चीज होती तो भी लोग उसे मान लेते। आखिर एक मूल्यांकक भी कलाकृतियों में से 100% सही गलत का पता नहीं लगा सकता। लेकिन जब उसके द्वारा मूल्यांकित सभी 9 कलाकृतियां बेकार निकली तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह एक धोखेबाज है। ये सोचकर दुख होता है कि तुम अब भी इतने दयालु और परोपकारी होने का दिखावा कर रहे हो। छी, तुम तो बस एक धोखेबाज हो। उन्मादी भीड़ ने मास्टर मोयांग और डीलर को घेर लिया और उन्हें घूरने लगी। इस समय उनके मन में उन्हें जान से मारने का ख्याल भी कौन रहा था। आखिरकार किसी का पैसा आसमान से तो नहीं गिरता। अगर किसी को भी इस धोखे का पता नहीं चला और सफाई पूरी होने के बाद ही उन्हें पता चला कि यह एक घोटाला है, तो वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसे ढूंढेंगे? इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। यहाँ तक कि माहिर मूल्यांककों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। मैं इस कलाकृति व्यापारी को बिल्कुल नहीं जानता। भीड़ की आंखों में दिख रही जानलेवा चमक को देखकर मास्टर मोयांग को एहसास होता है कि अब उन्हें बेवकूफ़ बनाना संभव नहीं है और वह गुस्से में दहाड़ता है। अगर अभी कुछ देर पहले की बात होती तो भीड़ उसकी बातें जरूर सुनती, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पेंग 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 पेंग, किसी के मानव बैग पर प्रहार करने की आवाज़ भीड़ के बीच गूंजती है। इसके बाद दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इस भयावह स्थिति में कलाकृतियों का व्यापारी भी नहीं बच पाता। जहां तक इस घटना के सूत्रधार झांग जुबान की बात है, वह अंदर अफरा तफरी मचते ही चुपके से भाग गया था। दुनिया बहुत विशाल है और हर दिन ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके हाथों ठगे जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है और उसके लिए इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करना असंभव है। अगर मास्टर मोयांग की जुबान का शोर न होता तो वह उसे बेनकाब करने की जहमत ही न उठाता। अब जबकि धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग स्थिति से अवगत हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पास समस्या से निपटने का अपना तरीका है। झांग जुबान को उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआंग यू बुक स्टोर। बाजार में धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने एक विशाल दुकान प्रकट होती है। उसमें किताबों की अलमारियों में हर तरह की किताबें भरी हुई हैं। ये दुकान औषधीय जड़ी बूटियों, हथियारों, खूंखार जानवरों और स्वाभाविक रूप से किताबों का व्यापार करती है। यही इस दुकान में प्रवेश करने का उनका मुख्य कारण भी है। मुझे देखने दीजिए। झांग जुबान अपना पैर उठाकर दुकान में कदम रखता है। अध्याय 46, घोटाले का पर्दाफाश। बख्शीश। ये शब्द सुनकर मास्टर मोयांग लड़खड़ा गए और लगभग खून की उल्टी कर बैठे। अपना सिर झुकाओ। मैं एक कुशल मूल्यांकक हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है।
मैं आपकी टिप ले लूंगा। कठोर चेहरे के साथ मास्टर मो यांग विस्फोट के कगार पर हैं। इस समय चाहे वे इसे स्वीकार करें या न करें, वे एक असहज स्थिति में फंस जाएंगे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो इसका मतलब है कि वह दूसरे की टिप पर टिप ले रहा है। ऐसे में वह किसी वेटर या नौकर से अलग नहीं होगा। अगर वह मना कर देता है तो दूसरे पक्ष की यह हरकत ही उसे शर्मिंदा कर देगी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या उस लड़के को इसका पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने के लिए उसके पैसे ले लिए? तुम्हें यह नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया, तो मैं 1000 बचा सकता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि 1000 सोने के सिक्कों से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। उसकी झिझक को भांपते हुए झांग जुबान ने नोट को वापस उसके आलिंगन में रख दिया और बगल में कुछ बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर मास्टर मो यांग लगभग टूट ही गए। तुम वाकई भाग्यशाली हो, तुमने सही व्यक्ति को चुना। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीत गए। ठीक है, मुझे अभी और भी काम निपटाने हैं, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। अपनी निगाहों में शीतलता लिए मास्टर मो यांग खड़े होते हैं, अपना हाथ झटकते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। उसके निर्णायक कदम से झांग जुबान प्रभावित हो जाती है। एक पेशेवर धोखेबाज से यही उम्मीद थी। जैसे ही मामला बिगड़ता है वह भाग जाता है। उसका निर्णायक रवैया वाकई सराहनीय है। चाहे झांग जुबान भाग्यशाली हो या वास्तव में मूल्यांकन में कुशल, इतनी बड़ी रकम पल भर में कमाने के बाद उसे पागल नहीं समझा जाएगा। उसके साथ और अधिक उलझने के बजाय यहीं पर इसे समाप्त करना उसके लिए कहीं अधिक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। आखिरकार दूसरों के लिए मूल्यांकन करके वह पहले ही काफी लाभ कमा चुका है। बहस जितनी देर तक चलती रहेगी उसके लिए कुछ गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हमारी प्रतियोगिता का नतीजा अभी तक निर्णायक नहीं आया है, तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? मास्टर मो यांग के पिछले कारनामों को देखते हुए झांग जुबान उसे इस तरह भागने नहीं दे सकता। जी हाँ स्वामी जी, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। आपने भी खरीदी हुई वस्तु से लाभ कमाया है, इसे उसकी जीत नहीं माना जा सकता। गुरु ने अपने शत्रु को कमाका है, इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही सबसे मूल्यवान खजाने का चुनाव नहीं किया। हमें आप पर भरोसा है। कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद गुरु ने वफादार अनुयायियों का एक बड़ा समूह जुटा लिया है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अलविदा। मास्टर मो यांग ने हाथ हिलाया। भले ही आपको कोई जरूरी काम निपटाना हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिनटों से कोई फर्क पड़ेगा। मुझे अभी भी कुछ चीजों पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। झांग जुबान ने दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया। किस तरह की चीजें? मास्टर मो यांग रुकते हैं और ठंडे स्वर में कहते हैं। ये दोस्त, उसे हिलना डुलना बंद करते देख झांग जुबान हल्की सी मुस्कान के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति को घूरती है जिसने मूल्यांकन के लिए स्लॉट प्राप्त किया था और सजावटी फूलदान खरीदा था। क्या बात है? बुजुर्ग व्यक्ति चलकर आता है। वह भी उस सजावटी फूलदान को ऐसे गले लगाए बैठा है मानो किसी अनमोल खजाने को गले लगा रहा हो। उसके आकार को देखते हुए वह उसे थोड़े समय में साफ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने वहीं रुककर यह सब देखने का फैसला किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस वस्तु को खरीदने के लिए आपने 80,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं वह एक सजावटी फूलदान है। और ये टूटा हुआ है और इसकी कीमत एक सोने के सिक्के के बराबर भी नहीं है। झांग जुबान ने अपनी कलाकृति की ओर इशारा करते हुए कहा। सजावटी फूलदान? 1 पैसा भी नहीं? ये कैसा मजाक है? ये तो उस्ताद ने मेरे लिए चुना था। बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने झांग जुबान को फटकार लगाई। इतनी बड़ी कलाकृति को साफ करने में बहुत समय लगेगा, कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। कैसा रहेगा अगर आप इसे सीधे जमीन पर पटक दें और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं आपको 80,000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन अगर मैं सही साबित हुआ तो इसका मतलब है कि आप उसके जाल में फंस गए हैं और ठगे गए हैं। अगर ऐसा है तो आप ठगी करने वाले से अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। झांग जुबान मुस्कुराते हुए कहती है। इसे तोड़ दो। बुजुर्ग व्यक्ति उसके शब्दों से अचंभित रह जाता है। दूसरे पक्ष की बात तर्कसंगत लगती है। इतनी बड़ी कलाकृति को साफ करने में निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। हालांकि अगर वह इसे फर्श पर पटक दे तो पल भर में ही काम हो जाएगा। अगर यह वाकई वैसा ही है जैसा कि दूसरे पक्ष का दावा है और यह सिर्फ एक सजावटी फूलदान निकला तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। यहाँ तक कि उनके लिए भी 80,000 सोने के सिक्कों का नुकसान उन्हें दिवालिया करने के लिए काफ़ी है। यदि वह कलाकृति नकली निकली तो संभवतः वह आत्महत्या कर लेगा। अगर ये शब्द उस युवक ने कुछ देर पहले कहे होते तो वह बस उनका उपहास उड़ाता और उनकी बातों को अनसुना कर देता। लेकिन दूसरे पक्ष ने अभी अभी एक ऐसा खजाना खरीद लिया है जिससे उसे 765 गुना लाभ हुआ है। इसी तथ्य ने उसके इरादे को डगमगा दिया है। चिंता मत करो, सच्चा खजाना इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगर तुम इसे तोड़ भी दो तो इसके टूटने की संभावना बहुत कम है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी झिझक को भांपते हुए झांग जुबान ने अपनी बात जारी रखी। ठीक है। कुछ क्षण विचार करने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने लापरवाही से अपनी बाहों में पकड़ी हुई कलाकृति को फर्श पर पटक दिया। डांगलंग। एक तीखी आवाज के साथ विशाल कलाकृति चकनाचूर हो जाती है और उसका असली रूप काय और कीचड़ के बीच प्रकट होता है। दरअसल यह एक टूटा हुआ फूलदान निकला। क्या ये सचमुच एक सजावटी फूलदान है? देखने के बाद भीड़ ने पुष्टि की कि यह निस्संदेह एक सजावटी फूलदान है। भले ही यह वस्तु प्राचीन काल की कोई प्राचीन वस्तु हो, फिर भी इसकी कीमत बहुत कम है। कहने की जरूरत नहीं है कि 80,000 सोने के सिक्कों में भी कोई इसे 10 सोने के सिक्कों में नहीं खरीदेगा। यहाँ क्या हो रहा है? फर्श पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति सदमे से जम जाता है। शुरू में तो उसने इस कलाकृति से खूब पैसा कमाने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन अंत में ऐसा हो गया। भला वह अपना आपा कैसे न खो दे। क्या हो रहा है? आपको मास्टर मो यांग से पूछना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने व्यापारी के साथ मिलकर एक मूल्यांकक के रूप में अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई ताकि सबका ध्यान आकर्षित कर सकें। फिर अपने मूल्यांकनों के माध्यम से वे आप सभी को अपनी पसंद की कलाकृतियां खरीदने के लिए भारी रकम खर्च करने के लिए मजबूर कर देते हैं और इस तरह मुनाफा कमाते हैं। झांग जुबान मास्टर मो यांग और डीलर को देखता है और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह कीमती वस्तुएं कैसे चुन पाया, तो इसका कारण सीधा सा है।
क्योंकि आपके आने से पहले सफाई की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अंदर रखी वस्तु को पहले से तैयार किए गए किसी दूसरे खजाने से बदल दिया और दावा किया कि यह वही वस्तु है जिसे उसने अभी अभी चुना है। वैसे भी सफाई की प्रक्रिया किसी ने नहीं देखी, इसलिए कोई भी उसके दावे का खंडन नहीं कर सकता। क्या वह सच है? झांग जुबान की बातें सुनकर मास्टर मो यांग पर सबका भरोसा डगमगा उठता है। सबसे पहले खजाना चुन लेने के बाद झांग जुबान ने मास्टर मो यांग द्वारा मूल्यांकित नकली खजाने का पर्दाफाश कर दिया। जो भीड़ कुछ क्षण पहले तक मास्टर मो यांग पर पूरी तरह भरोसा करती थी, अब संदेह करने लगी है। डांगलंग, जब वे अभी भी इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत, तभी भीड़ में एक और तीखी आवाज़ गूंजी। मूल्यांकन का मौका पाने वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी खरीदी हुई वस्तु को तोड़ दिया। इस बार यह कोई सजावटी फूलदान नहीं बल्कि एक बेकार मिट्टी का बर्तन था। एक नज़र में ही स्पष्ट था कि इसकी कोई कीमत नहीं है। यह नकली है। मैंने इसे खरीदने के लिए 60,000 सोने के सिक्के खर्च किए। ये लोग धोखेबाज हैं। फर्श पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों को देखकर जिन लोगों ने मूल्यांकित वस्तुएं खरीदी थीं, वे समझ गए कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है और वे उन्माद में चिल्लाने लगे। पेंग, हॉन, पोहे, इन 2 उदाहरणों के बाद बचे हुए कुछ लोग अब और चुप नहीं रह सकते। एक एक करके वे अपनी खरीदी हुई कलाकृतियों को फेंकते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं या ब्लेड से काटकर खोल देते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर उन सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये सब नकली हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हमें धोखा दिया गया है। यह मास्टर मो यांग एक धोखेबाज है। अगर सिर्फ एक ही नकली चीज़ होती तो भी लोग उसे मान लेते। आखिर एक मूल्यांकक भी कलाकृतियों में से 100% सही गलत का पता नहीं लगा सकता। लेकिन जब उसके द्वारा मूल्यांकित सभी 9 कलाकृतियां बेकार निकलीं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वह एक धोखेबाज है। ये सोचकर दुख होता है कि तुम अब भी इतने दयालु और परोपकारी होने का दिखावा कर रहे हो। छी, तुम तो बस एक धोखेबाज हो। उन्मादी भीड़ ने मास्टर मो यांग और डीलर को घेर लिया और उन्हें घूरने लगी। इस समय उनके मन में उन्हें जान से मारने का ख्याल भी कौन रहा था। आखिरकार किसी का पैसा आसमान से तो नहीं गिरता। अगर किसी को भी इस धोखे का पता नहीं चला और सफाई पूरी होने के बाद ही उन्हें पता चला कि यह एक घोटाला है, तो वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसे ढूंढेंगे? इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। यहाँ तक कि माहिर मूल्यांककों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। मैं इस कलाकृति व्यापारी को बिल्कुल नहीं जानता। भीड़ की आंखों में दिख रही जानलेवा चमक को देखकर मास्टर मो यांग को एहसास होता है कि अब उन्हें बेवकूफ़ बनाना संभव नहीं है और वह गुस्से में दहाड़ता है। अगर अभी कुछ देर पहले की बात होती तो भीड़ उसकी बातें जरूर सुनती, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पेंग 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 पेंग, किसी के मानव बैग पर प्रहार करने की आवाज़ भीड़ के बीच गूंजती है। इसके बाद दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इस भयावह स्थिति में कलाकृतियों का व्यापारी भी नहीं बच पाता। जहां तक इस घटना के सूत्रधार झांग जुबान की बात है, वह अंदर अफरा तफरी मचते ही चुपके से भाग गया था। दुनिया बहुत विशाल है और हर दिन ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को ठगते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके हाथों ठगे जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है और उसके लिए इन सभी मामलों में हस्तक्षेप करना असंभव है। अगर मास्टर मो यांग की जुबान का शोर न होता तो वह उसे बेनकाब करने की जहमत ही न उठाता। अब जबकि धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग स्थिति से अवगत हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पास समस्या से निपटने का अपना तरीका है। झांग जुबान को उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआंग यू बुक स्टोर। बाजार में धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने एक विशाल दुकान प्रकट होती है। उसमें किताबों की अलमारियों में हर तरह की किताबें भरी हुई हैं। ये दुकान औषधीय जड़ी बूटियों, हथियारों, खूंखार जानवरों और स्वाभाविक रूप से किताबों का व्यापार करती है। यही इस दुकान में प्रवेश करने का उनका मुख्य कारण भी है। मुझे देखने दीजिए। झांग जुबान अपना पैर उठाकर दुकान में कदम रखता है। अध्याय 47। हुआंग यू स्वर पथ का पुस्तकालय। गोंगुजी, क्या तुम यहाँ किताबें खरीदने आए हो या सिर्फ देखने आए हो? गोंगुजी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सज्जन। जैसे ही वह किताबों की दुकान में कदम रखता है, एक युवती उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है। लगभग 17 से 18 वर्ष की आयु की उसका मासूम चेहरा और रूप रंग बेहद आकर्षक है। हालांकि वह अभी भी शेनबीरू लाओशी की तुलना में थोड़ी कम सुंदर है, फिर भी उसे असाधारण सुंदरता वाली माना जाता है। क्या यहाँ फाइटर 6 दान साधना तकनीक पर कोई गुप्त नियमावली है? झांग जुबान ने उसे यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताया। 6ठे स्तर की साधना तकनीक। गोंगुजी मजाक कर रहे होंगे। ऐसी गुप्त साधना विधियों की किताबें बहुत महंगी होती हैं। हमारे जैसे छोटे व्यवसाय के पास इन्हें बेचने का अधिकार नहीं है। अगर आपको शुरुआती स्तर की साधना विधियों की किताबें चाहिए तो हमारे पास कुछ हैं। महिला ने सिर हिलाया। उनकी दुकान में बिकने वाली किताबों में मुख्य रूप से मानव भूगोल, प्रतिष्ठित हस्तियों की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। खेती की तकनीकें तो साधकों के लिए अत्यंत गोपनीय होती हैं, तो फिर उन्हें खुलेआम देखने या बेचने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? तो क्या आपको कोई ऐसी दुकान पता है जहां ये मैनुअल मिलते हों? ये पुष्टि करते हुए कि मैनुअल यहाँ नहीं बिकते, झांग जुबान आह भरता है और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखता है। क्या आप इन्हें बेचते हैं? महिला ने सिर हिलाया। त्यानिक्सुआन राजमहल में इस स्तर की साधना तकनीकें बेचना असंभव है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इन्हें इकट्ठा करते हैं। अगर आपके उनसे अच्छे संबंध हैं तो शायद वे आपको इन्हें देखने की अनुमति दे दें। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? देखना भी अच्छा रहेगा। झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। स्वर्गपथ के पुस्तकालय के साथ उसे किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वह उन किताबों तक पहुंच सकता है, बस पन्ने पलटने से ही उससे संबंधित पुस्तक स्वतः ही तैयार हो जाएगी। क्या आप ऐसे किसी वरिष्ठ नागरिक को जानते हैं जो अपने घर में इस तरह की नियमावली का संग्रह करते हैं और दूसरों को उन्हें देखने की अनुमति देते हैं? वह ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। क्या दूसरों को इन्हें देखने की अनुमति दे? महिला भौहें चढ़ाती है और सिर हिलाने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी आंखों में शरारत झलक उठी। वह मुस्कुराए और बोली, मैं एक को जानती हूँ, लेकिन वह संकी स्वभाव का है। जब वह खुश होता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप उसके घर की सारी किताबें ले लें।
लेकिन अगर उसका मूड खराब हो तो चाहे वह आपको अपनी किताबें देखने दे या न दे, हो सकता है कि वह आपको अपने घर में कदम भी न रखने दे। क्या ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में मौजूद है? झांग जुबान भौहें चढ़ाते हुए पूछता है। वह आगे कहता है, तो क्या मैं आपसे उस वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने का रास्ता बताने का अनुरोध कर सकता हूँ? आज यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, मैं आपको अभी वहाँ ले चलती हूँ। युवती मुस्कुराती है। तकलीफ के लिए धन्यवाद। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह महिला इतनी मददगार होगी कि उसे व्यक्तिगत रूप से वहाँ ले जाएगी, इसलिए उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। महिला के आगे आगे चलने के साथ ही वे दोनों किताबों की दुकान से बाहर निकल जाते हैं। उनकी हल्की फुल्की बातचीत से झांग जुबान को पता चलता है कि उस महिला का नाम हुआंग यू है। ये किताबों की दुकान उसी ने खोली है। दुकान की हालत देखकर लगता है कि यह हाल ही में खुली है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले। आप कह रहे हैं कि उस बुजुर्ग के घर में बहुत सारी किताबें हैं? कुछ दूर चलने के बाद झांग जुबान ने पूछे बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल, वह वरिष्ठ व्यक्ति पूरे राज्य में एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और वे कभी सम्राट शेनजुई के गुरु भी रह चुके हैं। वे राज्य के पुस्तक संग्रह कक्ष में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उनके घर में पुस्तकों की संख्या कम हो सकती है? हुआंग यू ने आदरपूर्वक कहा। सम्राट शेनजुई के शिक्षक, इसका मतलब है कि वे कभी सम्राट के गुरु हुआ करते थे। झांग जुबान दंग रह गया। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के वर्तमान सम्राट का नाम शेनजुई है। उनकी साधना के सटीक स्तर के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वे पूरे साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रशिक्षकों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है और उनकी नियुक्ति की पुष्टि होने से पहले उन्हें कई चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि होंगटियन अकादमी के प्रधानाचार्य के पास भी ऐसी योग्यताएं नहीं हैं। वह उनके चित्रकला और सुलेख के शिक्षक हैं, मार्शल आर्ट के नहीं। फिर भी वह एक असाधारण व्यक्तित्व है जिनका सम्राट बहुत सम्मान करते हैं। इस पर हुआंग यू का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह झांग जुबान को चेतावनी देती है। ये बूढ़े श्रीमान लुचेन एक सभ्य व्यक्ति हैं जो शिष्टाचार का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने सामने कनिष्ठों की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम वहां पहुंचे तो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा सहजता से बात न करें, अन्यथा आपको उनकी पुस्तकों को देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ, झांग जुबान ने सिर हिलाया। और मुझे भी अपने कुछ काम निपटाने हैं। जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हें किताबें उधार लेने का काम खुद ही करना होगा, मेरे काम में भी अपना हाथ मत बटाना। बोलते हुए हुआंग यू ने अपनी खूबसूरत आंखों से एक नज़र डाली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। उसकी बातों का अर्थ समझते हुए झांग जुबान मुस्कुराकर जवाब देती है। वह इस बात के लिए पहले से ही आभारी है कि वह उसे यहाँ लाने को तैयार है। अगर वह सक्षम हुआ तो किताबें उधार ले सकेगा। हालांकि अगर वह असफल भी हो जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी एक शिक्षक हैं। वह एक युवती को असहज स्थिति में कैसे डाल सकते हैं? बड़े साहब को आज्ञाकारी कनिष्ठ पसंद हैं। बड़े साहब जो भी कहें आपको बस सिर हिलाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके जैसे महान विद्वान थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, इसलिए उनके विचार हम जैसे युवाओं से भिन्न हो सकते हैं। बस इन बातों पर उनसे झगड़ा मत करना। हुआंग यू ने उसे एक बार फिर याद दिलाया। वे दोनों जल्द ही बाजार से बाहर निकल जाते हैं। कई गलियों से गुजरने के बाद जो किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं, वे एक घर पर पहुंचते हैं। ये बूढ़े श्रीमान लुचेन का निवास है। हुआंग यू ने निवास की ओर इशारा किया। झांग जुबान ने सिर उठाकर पूरे घर का जायजा लिया। यह उतना विशाल और आलीशान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये किसी साधारण परिवार का घर लग रहा था और प्रवेश द्वार पर कोई पट्टिका भी नहीं थी। अगर हुआंग यू उसे यहाँ न लाया होता तो शायद वह इसे किसी आम नागरिक का घर समझ लेता। यह वह जगह है जहाँ सम्राट का शिक्षक रहता है। झांग जुबान को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। बूढ़े श्री लुचेन सादगी भरा जीवन जीते हैं। कई बार सम्राट शेनजुई ने उनके निवास के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उनके संदेह को भांपते हुए हुआंग यू ने समझाया। सम्राट के शिक्षक के प्रति सम्मान बढ़ने के साथ ही झांग जुबान ने सिर हिलाया। इतनी उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा होने के बावजूद सत्ता से प्रभावित हुए बिना वे ईमानदार और मितव्ययी बने रहने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति भावुक और सीधे साधे इंसान हैं। दादा दादा, जैसे ही वे दरवाजा खटखटाने वाले थे, एक घोड़ागाड़ी तेजी से गुजरी। घोड़े के सर पर दौड़ने की तेज आवाज गली में गूंज उठी। जिया, गाड़ी उन दोनों के पास आकर रुकती है। एक युवक गाड़ी के पर्दे हटाकर बाहर निकलता है। वह 17-18 वर्ष का युवक है जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं। लंबा और पतला, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत है, मानो सफेद जैद पत्थर जैसा हो। एक नज़र में ही पता चलता है कि वह खानदान का है और उससे श्रेष्ठता का भाव झलकता है। शाओ यू, तुम भी यहाँ हो। ज़ियाओ यू योजक चिन्ह ग्रेटर दैन लिटिल यू। हुआंग यू का एक प्यारा नाम। हुआंग यू को देखते ही सफेद वस्त्र पहने गोंगजी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत उसकी चापलूसी करने की कोशिश की। गोंगजी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सज्जन, मैं हुआंग यू हूँ, मुझे ऐसे भावुक उपनाम मत दो। हम अभी एक दूसरे को इतना नहीं जानते। हुआंग यू ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकुड़े। हमारे परिवारों के रिश्ते को देखते हुए आपको शियाओ यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जब आप छोटे थे तब मैं भी आपको इसी नाम से बुलाता था, है ना? क्या आप भी बूढ़े श्री लुचेन से मिलने आए हैं? सफेद वस्त्र पहने गोंगजी मुस्कुराते हैं और अपना चोला झटकते हैं। वे ऐसे हाव भाव बनाते हैं मानो जीत अपने हाथों में होने का ऐलान कर रहे हों। हे, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो ज़रूर मेरे कब्जे में आएगी। अभी तो ये कहना मुश्किल है कि किसका होगा। मुझे बस यही डर है कि तब तुम रोने लगोगे। हुआंग यू उसके ताने से दंग नहीं हती। फिर देखेंगे। सफेद वस्त्र पहने गोंगजी हल्के से हंसता है। इसी क्षण वह अंततः झांग जुबान को देखता है और भौहें चढ़ाकर कहता है, ये कौन है? शियाओ यू, तुम एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ क्यों लाए हो? मैं जिसे भी लाऊं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हुआंग यू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, दूसरे पक्ष को जरा भी सम्मान नहीं दिया। हम लड़के, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शियाओ यू से दूर रहो। तुम्हारे जैसे छोटे कद के आदमी के बस की बात नहीं है। झांग जुबान को देखते हुए सफेद वस्त्रधारी गोंगजी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा,
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जब वह यहाँ सिर्फ एक किताब उधार लेने आया है तो उसे धमकी दी जाएगी। उसके भीतर बेबसी की तीव्र भावना उमड़ रही है। अपने पिछले जन्म के शब्दों में कहें तो वह एक मरे हुए नेवले की तरह भाग्यशाली है। हुआंग यू ने बस उसे यहाँ लाया है, उनका आपस में बस नामात्र का परिचय है। क्या सच में इतनी बात करने की जरूरत है? किसी से धमकी मिलने पर झांग जुबान नाराज हो जाता है। वह पीठ सीधी करते हुए अपनी चिंताओं को दूर भगाते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा दखलंदाजी करते हो। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने शब्दों पर पछतावा नहीं होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसा लड़का जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। सफेद वस्त्र पहने गोंगजी की भौहें तन गईं और आंखें सिकुड़ गईं। मुड़कर उन्होंने बाकी दोनों को अनदेखा किया और आंगन के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? जैसे ही सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी, हुआंग यू की चिंतित आवाज झांग हुआन के कानों में सुनाई दी। क्यों? झांग जुबान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तभी तो तुम उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। दूसरे पक्ष के चेहरे पर अनभिज्ञता का भाव देखकर हुआंग यू थोड़ा असहाय महसूस करता है। ये कहना वाकई मुश्किल है कि इस व्यक्ति का दिल मजबूत है या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह कौन है, इससे किसे फर्क पड़ता है? झांग जुबान ने कंधे उचका दिए। उसकी पहचान से मेरा क्या लेना देना है? तुम। युवक के चेहरे के भाव देखकर हुआंग यू को शक होने लगा कि कहीं वह किसी मूर्ख को तो नहीं ले आए। उसकी आंखों में उदासीनता देखकर वह समझ गई कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अभी अभी किसे नाराज किया है। कुछ कह न पाने के कारण वह बस इतना ही कह सकी, ये जेनेनान वांग के इकलौते बेटे बाइशुन हैं। जेनेनान वांग को त्यानिक्सुआन साम्राज्य का सर्वोपरि अधिकारी माना जाता है। उनका पद सम्राट शेन जुई के बाद दूसरे स्थान पर है। उनके इकलौते बेटे को नाराज करने का मतलब है कि त्यानिक्सुआन साम्राज्य में उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में उसने सोचा था कि दूसरे पक्ष की पहचान उजागर करने से उस व्यक्ति में डर पैदा होगा और वह उससे पूछेगा कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। उसकी उम्मीदों के विपरीत झांग जुबान ने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, ज़ेनन वांग, ये कौन है? अध्याय 48। ये खिलौना आखिर है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआंग यू को अपने सामने का दृश्य घूमता हुआ महसूस होता है और वह लगभग वहीं बेहोश हो जाती है। जेन्नान वांग को जानते तक नहीं। यार, क्या तुम सच में त्यानिक्सुआन साम्राज्य से हो? कहीं तुम किसी दूरदराज के कोने से तो नहीं आ गए? इस समय उसे इस आदमी को यहाँ लाने पर पछतावा होने लगा है। उसकी अज्ञानता को देखते हुए यह संभव है कि वह कुछ गलत कह दे और उसे भी अपने साथ नीचे गिरा दे। दरअसल झांग जुबान नाटक नहीं कर रहा है, वह वास्तव में इस मामले में अनभिज्ञ है। उसका पिछला रूप अकादमी का सबसे खराब शिक्षक था। वह हमेशा इस बात में लगा रहता था कि स्कूल से निकाले जाने से कैसे बचा जाए। इसलिए उसने कभी राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं की और उसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। उसका पिछला रूप तो ये भी नहीं जानता था कि अनुभाग, प्रभाग और बयूरो क्या होते हैं, तो भला वह जेनेनान वान को कैसे जान सकता था? जिया, जैसे ही वह जेनेनान वान की शानदार युद्ध उपलब्धियों का वर्णन करने वाली थी, तभी उनके सामने का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक नौकर जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ और उनका स्वागत किया। चाचा चेंग, मैं अब तैयार हूँ। मुझे आशा है कि मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन फिर से मिलेगा। सफेद वस्त्र पहने हुए गोंगजी बाइशुन, जिसे वह चाचा चेंग कहकर पुकारता है, आदरपूर्वक बोलता है। उसके स्वर में क्षण भर पहले का अहंकार गायब है। गोंगजी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सज्जन। तो ये है बाई गोंगजी और हुआंग गुनियांग। कृपया मेरे साथ लाउंज में आइए। दरवाजे पर खड़े तीनों को देखते ही बटलर ने झुककर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। गोंगजी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सज्जन, गुनियांग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन लेडी मिस। वे तीनों उसके पीछे पीछे घर में प्रवेश करते हैं। झांग जुबान आसपास के वातावरण को निहारती है। यह आवास अपने नवीनीकरण में भव्य न हो, बल्कि अकादमी के कुछ हिस्सों की तुलना में निम्न स्तर का ही हो, फिर भी यह एक बिल्कुल अलग वातावरण प्रस्तुत करता है। आंगन में शांति का हर क्षण और हर हलचल एक शांत स्याही चित्रकला की तरह प्रतीत होती है, जो अवर्णनीय सुंदरता बिखेरती है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक स्याही चित्रकला है। झांग जुबान प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह गोंगजी, लगता है चित्रकारी में कुछ प्रतिभा रखते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर बटलर मुड़कर पूछता है। ये तो बस एक मामूली सी बात थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कही एक मामूली सी बात पर बटलर का ध्यान चला जाएगा। झांग जुबान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में वे एक लाइब्रेरियन थे और उनका काम साक्षरता से गहराई से जुड़ा हुआ था। हालांकि उन्होंने उस समय कई तरह की पेंटिंग देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी ब्रश नहीं उठाया था और पेंट तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे लायो ने अपने दिल को ब्रश और आंगन को कागज बनाकर पूरे निवास को एक पेंटिंग में बदल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। बटलर सिर हिलाता है और आगे बढ़ता रहता है। लायो योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पुराना उस्ताद। कुछ ही देर में वे लाउंज में पहुंच जाते हैं। लिविंग रूम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चित्रों से भरपूर है, जो कमरे को एक प्रकार की शास्त्रीय भव्यता प्रदान करता है। इसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर इसका सुखद प्रभाव पड़ता है। यह अन्य स्थानों से अलग है, जहां शक्ति मापने वाले चट्टानी स्तंभ हर जगह पाए जाते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि यदि कोई अपर्याप्त शक्ति प्रदर्शित करता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं लाओए को रिपोर्ट करूंगा। उन तीनों के लिए सीटें लगाने के बाद बटलर जाने के लिए मुड़ जाता है। क्या आपको पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी है? जैसे ही बटलर चला जाता है, हुआंग यू उत्सुकता से उसकी ओर देखता है। लगता है उसने पीछे हो रही बातचीत सुन ली है। वैसे देखा जाए तो जिस युवक को वह यहाँ लेकर आए है, उसके बारे में उसे जरा भी जानकारी नहीं है। मुझे तो बस इतना लगा कि आंगन की सजावट किसी पेंटिंग की याद दिलाती है। झांग जुबान ने जवाब दिया। शाओ यू, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। यह आदमी सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रहा है। बाइशुन की घूरती निगाहें इतनी तीव्र थीं कि मानो उनसे आग निकल रही हो। तुम्हें क्या पता, मेरी ये दोस्त तो बेहद ज्ञानी और प्रतिभाशाली है। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह आकर दिखाना पसंद करता है? अपनी दोस्त का अपमान सुनकर हुआंग यू को गुस्सा आ जाता है।
ज्ञानी, वो श्याओ यू, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है ये लड़का बस एक निकम्मा आयाश है। कम उम्र का होने के बावजूद लड़कियों को रिझाने में माहिर है। उसे सच में कोई शर्म नहीं है। लुलुओ ने जब उस महिला को झांग जुबान की प्रशंसा करते सुना तो बाइजुन के अंदर का क्रोध और भी तीव्र हो गया और उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। मेरा ये दोस्त वीणा शतरंज, साहित्य और चित्रकला में निपुण है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें उसे महारत हासिल न हो। वह न केवल युवा पीढ़ी में उत्कृष्ट है बल्कि पिछली पीढ़ी में भी उसके बराबर के लोग बहुत कम हैं। इसके विपरीत खुद को देखो, तुम किसी भी चीज़ में निपुण नहीं हो और तुम्हारा दिमाग दिन भर सिर्फ लड़ाई झगड़े और हत्याओं से भरा रहता है। तुम ही निकम्मे हो। हुआंग यू पीछे नहीं हटता। सीता वादन, शतरंज, साहित्य और चित्रकला में निपुण, तुम्हारा मतलब उससे है। वह मुझसे ज्यादा उम्र का नहीं लगता। अगर उसने गर्भ में ही सीखना शुरू कर दिया हो तो वह कितना सीख सकता है। शायद तुम ही अकेली हो जो उसके झांसे में आओगी। बाइशुन ने झांग शुवान को गुस्से से घूरा। सिर्फ इसलिए कि वह युवा है इसका मतलब यह नहीं कि वह कुशल नहीं है। क्या पता वह प्रतिभाशाली हो। सिर्फ इसलिए दूसरों पर शक मत करो क्योंकि तुम खुद प्रतिभाशाली हो। हुआंग यू ने पलटवार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनकी दलीलें सुनकर निर्दोष झांग जुबान, जिस पर तीर चलाए गए थे, भौहें चढ़ा लेता है। अगर बहस करनी ही है तो आपस में ही कर लो, मुझे इसमें क्यों घसीटना है। क्या मैंने तुम में से किसी को नाराज किया है? आपने कहा सितार, शतरंज, साहित्य और चित्रकला। मैंने तो अपने पूरे जीवन में इन चारों में से किसी को भी कभी छुआ तक नहीं। अगर मैं प्रतिभाशाली हूं तो मैं हॉन्टियन अकादमी में शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला इतिहास का पहला शिक्षक कैसे हो सकता हूं? जैसे ही बाइशुन अपने शब्दों से पलटवार करने वाला था, बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और एक आकृति अंदर आ गई। ये बर्फ जैसे सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व में एक अनूठी आभा है जो उसे एक राजसी व्यक्तित्व प्रदान करती है। पहले वाला बटलर उसके पीछे पीछे चलता है। सम्राट शेन जुई के पूर्व शिक्षक लू चेन। गुरु को प्रणाम। उसे देखते ही बाइशुन और हुआंग यू की झगड़ने की हिम्मत ही नहीं रही और उन्होंने एक साथ प्रणाम किया। मैंने सुना है कि किसी ने मेरे आंगन की सजावट को देखकर बता दिया कि यह एक स्याही से बनी पेंटिंग है। आजकल ऐसे प्रतिभाशाली युवा को देखना दुर्लभ है। अपने प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे दो लोगों की अनदेखी करते हुए जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है, उसकी निगाहें झांग जुबान पर टिक जाती हैं। ये स्पष्ट है कि नौकर ने उसे झांग जुबान के पहले कहे गए शब्दों के बारे में बता दिया है। गुरुजी, ये लड़का तो बस बकवास कर रहा है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अभ्यास कर लिया है, इसलिए गुरुजी आप बेझिझक मेरी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी का ध्यान उस लड़के पर केंद्रित देखकर बाइशुन नाराज हो जाता है और जल्दी से कहता है, क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी? मास्टर लू चेन भौहें चढ़ाते हैं। बाइशुन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, लेकिन वह उससे पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वह भले ही उच्च पदस्थ हो और उसका पिता भी बहुत शक्तिशाली हो, फिर भी सम्राट के गुरु के सामने वह फीका पड़ जाता है। बाइशुन को फटकार लगाने के बाद मास्टर लू चेन का ध्यान फिर से झांग जुबान पर केंद्रित हो जाता है। चूंकि आप चित्रकला में पारंगत हैं, संयोगवश मेरे पास आपके लिए एक कलाकृति है जिसका मूल्यांकन आप मेरी जगह कर सकते हैं। इसके बाद वह हाथ से इशारा करता है। बटलर जल्दी से आगे बढ़ता है और मेज पर रखी एक चित्र पत्रिका को खोलता है। यह एक सरल और सुंदर स्याही से बनी पेंटिंग है। इसे खोलते ही एक ताजगी भरा आभास होता है। एक शांत गांव में बच्चे खेल रहे हैं और चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो टिड्डियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो और पेड़ों की पत्तियां नाच रही हों। यह एक प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग है। यह झांग जुबान अपना सिर खुजाता है। उसे पेंटिंग के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। इस पेंटिंग के बारे में वह बस इतना ही कह सकता है कि यह बुरी नहीं है। उससे मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है। वह इसके बारे में क्या मूल्यांकन कर सकता है? बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ये गुरुजी की परीक्षा है, उन्हें दूसरों की परीक्षा लेना पसंद है। वैसे जब मैं पहली बार आया था तब भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली थी। अगर तुम अच्छे से बोल पाए तो जितनी चाहो उतनी किताबें उधार ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसमें गड़बड़ की तो तुम्हें तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, उसके बगल में हुआंग यू की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। परीक्षा। झांग जुबान कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। काश उसे पता होता कि मास्टर लू चेन की ऐसी रुचियां हैं तो आंगन में प्रवेश करते समय वह कुछ नहीं कहता। क्या इसे मुसीबत मोल लेना माना जाएगा? हालांकि हुआंग यू की बातों से लगता है कि अगर वह कुछ न भी कहे तो भी दूसरा पक्ष उसकी परीक्षा लेगा। आखिर यह उसकी आदत बन चुकी है, चाहकर भी वह इसे छोड़ नहीं सकता। जहां तक इसके मूल्यांकन की बात है, आखिर उसे किस बात का मूल्यांकन करना चाहिए? उन्हें तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें इसमें क्या समस्याएं नजर आ रही हैं? उन्हें किस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए? आखिरकार दूसरा पक्ष सम्राट का शिक्षक है जो चित्रकला का उस्ताद है। अगर वह कुछ बेतुकी बात करे तो हो सकता है कि बोलने से पहले ही उसे लाठी से भगा दिया जाए। क्यों, क्या कोई समस्या है? उनके चेहरे के भाव देखकर मास्टर लू चेन ने पूछताछ की। अरे कुछ नहीं। झांग जुबान अपना सिर खुजाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने वाक्यों को कैसे व्यवस्थित करे ताकि दूसरे पक्ष को कोई त्रुटि न मिले। तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधता है। चूंकि स्वर्ग के पद का पुस्तकालय वस्तुओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सक्षम है, तो क्या ये चित्रों में खामियों को भी बता सकता है? इस समय वह पेंटिंग को हल्के से छूने के लिए आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाता है। विंग। उसके सिर में एक ध्वनि गूंजती है और उसके मन में एक किताब का दृश्य उभर आता है। झांग जुबान बेहद खुश था। इसे पढ़ने के बाद उसने अपना सिर उठाया और चमकती आंखों से मास्टर लू चेन की ओर देखा। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, मास्टर सच में चाहते हैं कि मैं इसका मूल्यांकन करूं? मास्टर लू चेन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, जो उनकी मौन सहमति को दर्शाता है। इस पर मेरी राय में 8 शब्द हैं, झांग जुबान कहते हैं। मैं इसे सुनने को तैयार हूं। मास्टर लू चेन ने झांग जुबान की ओर देखा। झांग जुबान ने सिर हिलाया। उसकी नजरें एक बार फिर पेंटिंग पर पड़ी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ये 8 शब्द बिल्कुल बेतुके हैं। आखिर ये खिलौना है क्या?
बोनगुजी, जरा संभल कर बोलो। पहले तो वह झांग जुबान की राय जानने के लिए उत्सुक था। ये शब्द सुनकर बटलर लगभग बेहोश हो गया। घबराकर उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। ये पेंटिंग अभी अभी उस्ताद ने बनाई है। अध्याय 49। उसने ये कैसे किया? क्या ये किसी महान कलाकार द्वारा छोड़ी गई पेंटिंग है? किनारे पर खड़ी हुआंग यू को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो रही हो। वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। अतीत में मास्टर लू चेन मूल्यांकन और परीक्षण के लिए चित्र लाते थे। हालांकि उन्होंने कभी अपनी खुद की रचनाएं नहीं दिखाईं। इस बार वो ऐसा क्यों करेगा? अगर उससे पहले वाले व्यक्ति ने उस्ताद के काम की तारीफ की होती तो शायद उस्ताद उसकी राय से खुश होकर उसे मंजूरी दे देता। लेकिन तुमने क्या कहा? बिल्कुल बेतुका। ये खिलौना आखिर है क्या? क्या यह ऐसी बात है जो किसी इंसान को कहनी चाहिए? मास्टर लू चेन के चित्र को सरासर बेतुका बताना तो आखिर यह खिलौना है क्या? हुआंग यू को खून की उल्टी होने जैसा महसूस हो रहा है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप मुझे मुश्किल स्थिति में नहीं डालेंगे? यह आखिर चल क्या रहा है? अगर उसे पता चलता कि झांग जुबान ने बाद में फैसला किया कि एक शिक्षक होने के नाते उसे किसी असहज स्थिति में नहीं डालना चाहिए, तो शायद उसके मुंह से और भी खून निकल आता। क्या आप इसे ही मुझे असहज स्थिति में न डालना कहते हैं? आप मुझे स्पष्ट रूप से खाई में धकेल रहे हैं। उसे इस आदमी को यहाँ लाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। मास्टर लू चेन उन युवाओं को प्राथमिकता देते हैं जो विनम्रता से सीखते हैं। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उनसे सीखने आते हैं। ये शख्स देखने में विद्वान और अपनी सीमाओं को जानने वाला लगता है, इसलिए उसने सोचा कि वह विनम्रता से सीखने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसने उसे अपने यहाँ बुला लिया ताकि वह मालिक को खुश कर सके। अगर सब ठीक रहा तो वह इस मौके का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य भी हासिल कर सकती थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अविश्वसनीय है। हुआंग यू को पछतावे से जी मिचलाने लगता है। काश उसे पहले से ही पता होता कि ऐसा होगा तो वह उसे तुरंत ठुकरा देती। उसने उसे अपने पास आने का रास्ता क्यों दिखाया? सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल लेने के लिए। जहां एक और वह बेकाबू होने की कगार पर है, वहीं दूसरी ओर बाइशुन हंसने की कगार पर है। दरअसल डरावनी चीज कोई ईश्वर तुल्य प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सुअर तुल्य साथी खिलाड़ी है। इस लड़के की तो हिम्मत ही हो गई कि वह मास्टर लू चेन के काम को ये क्या खिलौना है कहकर पुकार रहा है। जाहिर है उसने अपने शब्दों से मास्टर को बहुत नाराज कर दिया होगा। भले ही वह कुछ न करे, मास्टर शायद इस अज्ञानी लड़के को सबक सिखा देंगे। क्या यही वो ज्ञान और प्रतिभा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? वीणा, शतरंज, साहित्य और चित्रकला में निपुण। हल्की सी मुस्कान के साथ वह हुआंग यू को चिढ़ाते हुए देखता है। हुआंग यू ने अभी कुछ देर पहले ही झांग जुबान की तारीफ की थी, लेकिन अगले ही पल झांग जुबान ने ऐसे शब्द कह दिए। क्या आपने कभी किसी ज्ञानी और प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करते देखा है? मौन। बटलर अंकल चेंग की चिंता, हुआंग यू के अफसोस और बाइशुन की खुशी के विपरीत मास्टर लू चेन दूसरे पक्ष की बातों से नाराज नहीं होते। वे शोर शराबे को रोकते हुए शांत भाव से लू चेन की ओर देखते हैं। ये छोटे भाई, तुम ऐसा मूल्यांकन क्यों कर रहे हो? क्या मेरी ड्राइंग में कोई कमी है? मुझे नहीं पता था कि यह उस्ताद की रचना है। मेरी दृष्टता के लिए क्षमा मांगता हूँ। झांग जुबान ने हैरानी जताते हुए जल्दी से झुककर माफी मांगी। स्वरपथ के पुस्तकालय द्वारा संकलित पुस्तक उसे चित्र की खामियों को देखने की अनुमति देती है और उसमें कलाकार का नाम भी अंकित है। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि उसके सामने का चित्र लू चेन की रचना है, बस वह जानबूझकर अनभिज्ञता का नाटक कर रहा है। चिंता मत करो, ये तो बस एक चित्र है। मैं तुमसे केवल चित्र की खूबियों और कमियों का मूल्यांकन करने को कह रहा हूँ, न कि चित्रकार का। मास्टर लू चेन ने इशारा किया। आपकी बातों से मुझे तसल्ली मिली। झांग जुबान मुस्कुराया। पेंटिंग की ओर फिर से देखते हुए उसने उसे सहलाया और कहा, अगर हम सिर्फ इस पेंटिंग की बात करें तो भले ही इसे किसी उस्ताद ने बनाया हो, मैं इसे सिर्फ इन 8 शब्दों में ही आंक सकता हूँ। बिल्कुल बेतुका। ये आखिर क्या खिलौना है? हुआंग यू और उसका नौकर ऊपर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। ये जानते हुए भी कि यह उस्ताद की रचना है, ऐसे शब्द कहना। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तथापि झांग जुबान एक पल के लिए रुक जाती है। लेकिन क्या ये पेंटिंग सचमुच कुछ खास नहीं है? सड़क पर चलने वाला कोई भी कलाकार इसे बना सकता है। इसे खिलौना कहना तो सरासर अतिशयोक्ति है, लेकिन अगर कोई इसकी सतह से परे देख पाए तो यह निश्चित रूप से एक अद्भुत रचना है जो देखने वालों को अविश्वास में डाल देगी। झांग जुबान कहते हैं, सतह से परे देखें, हमें कैसे देखना चाहिए? मास्टर लू चेन धीरे से मुस्कुराते हैं। बिल्कुल आसान। झांग जुबान ने नौकर अंकल चेन की ओर देखा। क्या आप एक खंजर ला सकते हैं? ठीक है। मास्टर लू चेन की ओर देखकर और उनकी असहमति न देखकर अंकल चेंग मुड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक खंजर लेकर लौटे और उसे झांग जुबान को सौंप दिया। तब तो मैं खुद को शर्मिंदा कर लूंगा। खंजर को पकड़कर झांग जुबान पेंटिंग के पास जाता है और खंजर को उसमें घोंप देता है। तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी हरकतें देखकर बाइशुन आगे बढ़ता है। ये उस्ताद की कृति है, उनकी हर एक पेंटिंग अतुलनीय है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उन्हें अनमोल खजाना भी कहते हैं। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाते हो तो क्या तुम उन्हें मुआवजा दे पाओगे? हुआंग यू भी अपने कार्यों को हैरानी से देखता है। किसी पेंटिंग का मूल्यांकन करने के लिए आपको खंजर की आवश्यकता क्यों होगी? बाइशुन की फटकार को अनसुना करते हुए झांग जुबान ने खंजर से उस बेदाग पेंटिंग को काट दिया। तजज़ की आवाज़ हवा में गूंजती है जैसे कागज कटने की आवाज़। चित्र का कटा हुआ हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ जाता है। उसे हल्के से खींचने पर चित्र का ऊपरी भाग निचले भाग से अलग हो जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी इमारत में अलग अलग स्तर होते हैं। चित्र की ऊपरी परत जुबान कागज की बनी होती है, जबकि निचली परत बकरी की खाल की होती है। जुबान पेपर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन एक प्रकार का कागज जो चित्रकारी के लिए उपयुक्त होता है। वाला ऊपरी जुबान कागज के फटने से बकरी की खाल के ऊपर की सामग्री दिखाई देती है। बकरी की खाल के ऊपर भी एक चित्र बना हुआ है जो जुबान कागज पर बने चित्र से मिलता जुलता है। हालांकि इस चित्र में अधिक जीवंतता है और चित्रण कहीं अधिक सजीव हैं। ऐसा लगता है मानो पहाड़ी चट्टानें, पेड़, गांव और बच्चे किसी भी क्षण भीतर से प्रकट हो उठेंगे।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुबान पेपर के ऊपर बनी आकृति महज एक छलावा है। असली आकृति तो जुबान पेपर के आर पार बकरी की खाल पर छपी है। यही उस्ताद की कलाकृति का असली रहस्य है। जुबान पेपर को सावधानीपूर्वक फाड़ने के बाद झांक जुबान मुस्कुराता है। यह, चाहे वह हुआंग यू हो, नौकर हो या बाइशुन, उन सभी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। बलपूर्वक स्याही को जुबान कागज से परे बकरी की खाल पर छापना और साथ ही कागज के ऊपर बने चित्र में एक निश्चित स्तर की स्पष्टता बनाए रखना ताकि उस पर कोई खामी दिखाई न दे, ये तो अविश्वसनीय है। ये दोनों चित्र एक दूसरे के ऊपर इतनी खूबसूरती से रखे हुए हैं। उसे कैसे पता चला? बुरा नहीं, बुरा नहीं। युवक द्वारा अपनी पेंटिंग का रहस्य आसानी से उजागर करते देख मास्टर लू चेन की आंखें चमक उठीं। इस बार उनकी निगाहें युवक की प्रशंसा से भरी थीं। साथ ही वह सदमे से भी भरा हुआ है। कागज की परत के आर पार बलपूर्वक बकरी की खाल पर छाप छोड़ने की उसकी क्षमता को उसने अभी अभी समझा है। उसने इसे कभी किसी के सामने प्रदर्शित नहीं किया था, फिर भी ये नौजवान इसे पल भर में पहचान लेता है। उसकी परखने की क्षमता वाकई अद्भुत है। तो फिर इस चित्र के बारे में क्या ख्याल है? मास्टर लू चेन मुड़कर दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हैं। इस चित्र में एक विशालकाय खूंखार जानवर की आकृति बनी हुई है। पहाड़ से उतरते हुए एक खूंखार बाघ की तरह इसकी भयंकर आभा देखने वालों को विस्मित कर देती है। यदि कोई डरपोक व्यक्ति इस चित्र को देख ले तो वह डर के मारे जमीन पर बेसुध होकर गिर सकता है और एक भी आवाज निकालने से कतरा सकता है। झांक जुबान आगे बढ़कर उसे हल्के से सहलाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये चित्र बुरा नहीं है, लेकिन इसमें भाव की कमी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार ने इसमें चित्रित खूंखार जानवर को पहले कभी नहीं देखा होगा। ये चित्र पूरी तरह से उनकी निजी व्याख्या पर आधारित है। यह, मास्टर लू चेन का शरीर कांपने लगता है और उनकी आंखें पूरी तरह से गोल हो जाती हैं। दूसरों को शायद झांक जुबान की बातों से भ्रम हो सकता है, लेकिन वह दूसरे पक्ष का मतलब समझ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेंटिंग भी उन्हीं की रचना है। चित्र में चित्रित खूंखार जानवर को चीशियोंग के नाम से जाना जाता है और यह एक दुर्लभ जीव है। कहा जाता है कि इसमें असीम शक्ति और अजेय रक्षा क्षमता है, इस हद तक कि कोई भी हथियार इसे घायल नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष की बात से ये सच है कि उसने कभी ऐसा कोई जीव नहीं देखा। वह इस चित्र को इसलिए बना पाया क्योंकि उसने अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए कई किताबें पढ़ी थीं। ये पेंटिंग उनकी सबसे प्रिय कृतियों में से एक है। यही कारण है कि इसे बैठक के मध्य भाग में टांगा गया है। अनगिनत चित्रकार इसे देखने आ चुके हैं और इसकी खूब प्रशंसा करते हैं। सभी को ये पेंटिंग भव्य और सजीव लगती है। भला यह नौजवान क्यों कहेगा कि इसमें भावहीनता है? चूंकि दूसरा पक्ष एक ही पल में दूसरी पेंटिंग के पीछे छिपी पूरी स्थिति को समझ लेता है, इसलिए उसकी ऐसी चीजों को परखने की क्षमता उत्कृष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा उसने पेंटिंग को सरसरी नज़र से देखकर ही बता दिया कि उसने पहले कभी चीशियों को नहीं देखा है, इसलिए यह बहुत संभव है कि ऐसा कहने के पीछे उसके अपने कुछ कारण हो। इसमें स्वभाव की कौन सी कमी है, क्या आप कृपया मुझे इस बारे में बता सकते हैं? इस बिंदु पर मास्टर लू चेन के चेहरे पर पहले वाला श्रेष्ठता का भाव नहीं रह गया है और वह जल्दबाजी में सवाल पूछते हैं। सम्राट के उस शिक्षक को देखकर जो लगातार उनकी परीक्षा लेता रहता था और उन्हें अनगिनत बार असहाय होकर अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देता था और 20 साल से भी कम उम्र के एक युवक से विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मांगता था। हुआंग यू और बाइशुन एक दूसरे को घूरते हैं और उन्हें बेहोश होने जैसा महसूस होता है। विशेषकर हुआंग यू, उसकी आंखें लगातार झपक रही हैं, सदमे की लहरें उसके दिमाग पर उमड़ रही हैं। उस आदमी ने ये कैसे किया? अध्याय 50, पीर स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। ये तो बहुत आसान है। बाकी लोगों के सदमे और मन में चल रहे विचारों से बेखबर झांक जुबान मुस्कुराता है। भले ही चीशियोंग अपनी अजेय रक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका शरीर एक तेज तलवार की तरह सुडौल है। ये तेज हमलों में माहिर है और ताकत के बजाय गति से अपने विरोधियों को हराता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका स्वभाव एक तेज तलवार जैसा होना चाहिए, न कि एक भारी पहाड़ जैसा। जिस तरह चित्रकार ने इस खूंखार जानवर के स्वभाव को गलत तरीके से चित्रित किया है, उससे साफ है कि यह एक काल्पनिक व्याख्या है। मास्टर लू चेन का शरीर डगमगा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष अपने मूल्यांकन में गलत है, बल्कि वह अपने मूल्यांकन में बहुत अधिक सटीक है। अब तक उसे यही लगता था कि चीशियोंग अपनी अजेय रक्षा के लिए जाना जाता है, इसलिए उसका स्वभाव पहाड़ की तरह भारी होना चाहिए। उस युवक की याद दिलाने पर उसे एक किताब में उस खूंखार जानवर के बारे में लिखा परिचय याद आ गया। उसमें बताया गया था कि वह बेहद तेज है और बिना अपना रूप दिखाए ही अपने प्रतिद्वंदी को मार डालता है। यही कारण है कि बहुत कम लोगों ने ही उसका असली रूप देखा है। एक चित्रकार के लिए सबसे बड़ी वर्जनाओं में से एक है अपनी पेंटिंग के भाव को लेकर गलती करना। यदि भाव भी विषय के अनुरूप न हो तो सबसे मूल्यवान पेंटिंग भी बेकार हो जाएगी। झांक जुबान ने इससे भी अधिक कठोर टिप्पणी करने के बजाय ये कहकर अपनी प्रतिष्ठा को बचा लिया है कि पेंटिंग खराब नहीं है, उत्कृष्ट, अविश्वसनीय। उत्साह से चेहरा लाल करते हुए मास्टर लू चेन ने झांक जुबान की बहुत प्रशंसा की। अगर यह सिर्फ एक ही पेंटिंग होती तो शायद यह महज संयोग या किस्मत की बात होती, लेकिन दो अलग अलग पेंटिंग्स के पीछे छिपे सार को एक पल में समझ पाने के बाद वह विश्वास से कह सकते हैं कि उनके सामने खड़ा यह नौजवान दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन वह एक सच्चा उस्ताद चित्रकार है। उसकी क्षमताएं तो उससे भी कहीं बेहतर होंगी। दोस्त बनाना तो आसान है, लेकिन सच्चा जीवनसाथी मिलना मुश्किल। चित्रकार के रूप में अपने पूरे करियर में उन्हें पूरे त्यानिक्सुआन साम्राज्य में कोई समकक्ष नहीं मिला। आमतौर पर जब वे दूसरों को किसी चित्र की व्याख्या सुनाते थे तो वे केवल सही प्रतिक्रिया देते थे और उनकी प्रशंसा करने में ही अपना समय लगाते थे। कोई भी उन चित्रों के सार को सही मायने में नहीं समझ पाता था और उनमें खामियों को तो कोई बता ही नहीं सकता था। एक सच्चा दोस्त, यही वजह है कि वह अकेलापन महसूस करता है और अक्सर मेहनती कनिष्ठों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना निवास स्थान खोल देता है, इस उम्मीद में कि कोई उसका उत्तराधिकारी होगा। इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने पर जो किसी पेंटिंग की खामियों और कमियों को बता सके, उसे ऐसा लगता है मानो उसे अपना आत्मीय साथी मिल गया हो। भला वह इससे प्रसन्न क्यों ना हो? यदि उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मसंयम न होता तो वह शायद वहीं खुशी से उछल पड़ता। गुरु को इतना उत्साहित देखकर हुआंग यू और बाइशुन अब आपस में झगड़ना और एक दूसरे को घूरना बंद कर देते हैं।
उनकी आंखें पूरी तरह से गोल हो जाती हैं, मानो सिर से बाहर निकल आ रही हों। वे बचपन से ही इस गुरु से परिचित हैं। वे हमेशा शांत रहते हैं और चाहे उनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, वे उसे अपने मन पर हावी नहीं होने देते। पिछली बार जब सम्राट ने कुछ सेवकों को राजा के खजाने के बराबर मूल्यवान उपहार हर्ष भूमि रात्रि प्रकाश मोती उन्हें देने के लिए भेजा था, तो उन्होंने उसे देखे बिना ही एक सेवक को उसे गोदाम में रखने का आदेश दे दिया था। फिर भी उस युवक के एक साधारण से जवाब ने उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शब्द सच हों? इस समय उन दोनों ने अपनी निगाहें उस युवक की ओर घुमाईं। हालांकि चाहे वे उसे कितनी भी गौर से देखें, वह उन्हें साधारण ही लगा। शाओ यू, क्या तुम मुझे इस गोंगजी से परिचित नहीं कराओगे? हालांकि वह अभी भी हैरानी से व्याकुल है, मास्टर लुचेन के शब्द कमरे में गूंज रहे हैं। परिचय दें, वह पूछे जाने पर हुआंग यू चौंक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि उसने दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं पूछा था। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह अजीब तरह से अपना सिर खुजलाते हुए झांग जुबान की ओर मुड़कर पूछती है, अरे हाँ, आपका नाम क्या है? ये शब्द सुनकर उसके बगल में बैठी बाईशुन को कब्ज जैसी बेचैनी होने लगी। कुछ क्षण पहले तक वह ईर्ष्या से व्याकुल था, ये सोचकर कि किसी ने उसकी देवी को उससे पहले पा लिया है, जिससे उसके मन में इस युवक को पीटने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। अब उसे एहसास हुआ कि हुआंग यू उसका नाम तक नहीं जानता। काश उसे पहले पता होता तो वह बेवजह इतना गुस्सा न होता। लेकिन उसकी दुविधा यहीं खत्म नहीं होती। तुरंत बाद उसे मास्टर लुचेन की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारा मतलब वक्त से क्या है? बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं, ये छोटा भाई मेरा समकक्ष है, तुम्हें भविष्य में उसे मास्टर कहकर संबोधित करना होगा। समकक्ष, इस बार न केवल हुआंग यू और बाईशुन को चक्कर आ रहा है, बल्कि नौकर अंकल चेंग भी सदमे से जम गए हैं। तीनों झांक जुबान को ऐसे घूर रहे हैं मानो किसी राक्षस को देख रहे हों। मास्टर लुचेन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की है? सम्राट शेन झुई के गुरु, एक सच्चे सम्राट के शिक्षक। पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद को उनके समकक्ष होने का दावा करने का साहस करे। यदि कोई ऐसा करता है तो इसका अर्थ होगा कि वह देश के सम्राट से वरिष्ठ होने का दावा कर रहा है। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का 20 साल से भी कम उम्र के एक युवक को अपना समकक्ष मानना। क्या मुझे कुछ गलत सुनाई दे रहा है? क्या आप सबने मेरी बात नहीं सुनी? उन दोनों को स्तब्ध देखकर लुचेन उन्हें फिर से फटकार लगाता है। जी, बाईशुन और हुआंग यू ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। गुरु को प्रणाम। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं। झांक जुबान को लुचेन से इतनी विनम्रता की उम्मीद नहीं थी। उसने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, मैं झांक जुबान हूँ। संयोगवश ही मुझे उस्ताद की चित्रकला समझ में आ गई। मैं उस्ताद कहलाने के योग्य नहीं हूँ। तो ये छोटे भाई झांक जुबान हैं। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते, शिष्टाचार तो शिष्टाचार होता है। आप मेरी कलाकृतियों में खामियों को एक नज़र में ही पहचान लेते हैं, इसका मतलब है कि आप चित्रकला में पारंगत हैं और आपकी दृष्टि असाधारण है। अगर आप अपने मानकों के अनुसार उस्ताद की उपाधि के योग्य नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं भी उस्ताद के रूप में अपनी उपाधि के योग्य नहीं हूँ? लुचेन कहते हैं। झांक जुबान बेजान हंसी हंसता है। ये सच है कि वह चित्रों में खामियों को इंगित करने में सक्षम है, लेकिन यह उसकी उस क्षेत्र में विशेष योग्यता के कारण नहीं है। उसने केवल स्वर्गपथ की पुस्तकालय नामक एक गुप्त विधि का उपयोग किया है। इसके बिना ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसका मूल्यांकन करते समय वह शायद भ्रमित भाव से अपना सिर खुजला रहा होगा और यह भी पहचानने में असमर्थ होगा कि क्या चित्रित किया जा रहा है। ठीक है, इतनी विनम्रता मत दिखाओ। भविष्य में जब भी इन कनिष्ठों से मिलो तो उन्हें डांटने में संकोच मत करना। झांक जुबान क्या सोच रही है, इस बारे में अनिश्चित होकर लुचेन लापरवाही से कहता है। जूनियर, क्या आप डांटने के लिए स्वतंत्र हैं? बाईशुन और हुआंग यू रोने की कगार पर हैं। अरे यार, हम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है और फिर भी तुम पल भर में हमारे दादाजी की पीढ़ी के वरिष्ठ बन गए। यार, तुम तो वाकई बहुत प्रभावशाली हो। हताश जोड़ी को अनदेखा करते हुए मास्टर लुचेन ने हैरानी से देखा, छोटे भाई शियाओयू के पीछे पीछे यहाँ आने का मतलब है कि तुम शायद आराम करने नहीं आए हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद किस काम में चाहिए? मैंने सुना है कि गुरुजी के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे फाइट अच्छे दान साधना तकनीक की कुछ नियमावली मिल सके जिनका मैं अध्ययन कर सकूँ। मास्टर लुचेन द्वारा उसके उद्देश्य पर सवाल उठाए जाने पर झांक जुबान ने जल्दी से जवाब दिया। यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्हें इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मेरे पास किताबों का काफ़ी बड़ा संग्रह है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर चित्रकला से संबंधित हैं। मेरे पास साधना तकनीकों पर ज़्यादा किताबें नहीं हैं। जहाँ तक फाइट अच्छे दान से संबंधित किताबों की बात है तो मेरे पास बस 2 ही हैं। वे मेरे अध्ययन कक्ष में हैं। आइए, मैं आपको उन्हें देखने के लिए ले चलता हूँ। उनका उद्देश्य सुनकर मास्टर लुचेन मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और खड़े हो जाते हैं। लायो, आपका अध्ययन कक्ष। नौकर अंकल चेंग तेजी से आगे बढ़ते हैं और प्रश्नवाचक स्वर में पूछते हैं। लायो योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बूढ़ा मालिक। लाओ के अध्ययन कक्ष में कई अनूठे और सीमित संस्करणों की पुस्तकें हैं और उनमें से प्रत्येक अत्यंत मूल्यवान है। उन्होंने कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है और पिछली बार जब सम्राट शेन झुई आए थे तो उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। वहाँ एक नौकरानी थी जिसे नियमों की जानकारी नहीं थी और वह कमरा साफ करने के लिए अंदर घुस गई। अंत में उसे पीट कर मार डाला गया। यही कारण है कि लू निवास का अध्ययन कक्ष निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर भी निषिद्ध क्षेत्र है और कोई भी उसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करता है। फिर भी लाओ एक ऐसे युवक को लाना चाहता है जिससे वह अभी मिला था, जिससे वह असमंजस में पड़ जाता है। मैं दूसरों को अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे डर है कि वे अपनी अश्लीलता से इसे दूषित कर देंगे। छोटा भाई झांक जुबान मेरा सहपाठी और एक कुशल चित्रकार है। उसका मेरे अध्ययन कक्ष में आकर मुझे कुछ सुझाव देना मेरे लिए सम्मान की बात है। उसे प्रवेश करने से रोकने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। मास्टर लुचेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। हाँ, अंकल चेंग घबराकर पीछे हट गए। भले ही वह चित्रकला के बारे में अनभिज्ञ हो, लेकिन इस समय वह भी ये बता सकता है कि युवक के मूल्यांकन में एक भी गलती नहीं है। अन्यथा लाओ के रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आना और इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना असंभव है।
चल दर। मास्टर लू चेन आगे आगे चल रहे थे और झांग जुबान उनके पीछे पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। जैसा कि उस गुरु से उम्मीद की जाती थी जिनकी हुआंग यू ने बहुत प्रशंसा की थी, उनके अध्ययन कक्ष में पुस्तकों का विशाल संग्रह है। अलमारियों में हर तरह की पाठ्य पुस्तकें भरी पड़ी हैं और यहाँ कम से कम लाखों पुस्तकें हैं। झांग जुबान को ऐसा लगता है मानो वह किसी पुस्तकालय में आ गया हो। अलमारियों के बीच चलते हुए सरसरी नज़र डालने पर पता चला कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरे व्यक्ति ने कहा था। सारी किताबें चित्रकला पर हैं और साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट पर नामात्र की ही किताबें हैं। खेती की तकनीक सिखाने वाले लोग यहाँ हैं। वे मुट्ठी भर ही हैं। वे तब के बचे हुए लोग हैं जब मैं खुद खेती करता था। मास्टर लू चेन मुस्कुराते हुए झांग जुबान का परिचय कराते हैं और उसे अध्ययन कक्ष के कोने की ओर ले जाते हैं।